लॉर्ड ऑफ प्लैनेट के सेकंड सीजन की शुरुआत में हम देखते हैं कि फेंग्यू की जान बचाने के लिए उसके सारे जासूस पहुंचा गए थे, जिन्हें देखकर फेंग्यू बोल रहा था कि मैंने तुम सारे लोगों को आजाद कर लिया था, फिर तुम लोग मेरी जान बचाने क्यों आ गए हो। जिस पर लेंगरो से कह रही थी कि हम तुम्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। दूसरी तरफ हम व्हाइट गॉड को देखते हैं जो कि फ्यूना पर भारी पड़ रही थी। दूसरी तरफ फेंग्यू ने भी ब्लैक गॉड पर हमला कर दिया था, मगर ब्लैक गॉड इजिली उसे डॉज कर लेता है और वो फेंग्यू को बोल रहा था कि तुम अभी काफी ज्यादा कमजोर हो क्योंकि तुम बॉडी फॉर्मिंग रियलम के 10th लेवल पर अभी मुश्किल से पहुंच गए हो। ये सुनकर फेंग्यू को गुस्सा आ रहा था और वो और भी ज्यादा कोशिश करता है, मगर इस प्रोसेस में फेंग्यू को काफी तकलीफ हो रही थी। मगर फाइनली वो ब्लैक गॉड को पीछे हटाने में कामयाब हो गया था, लेकिन साथ ही साथ में उसने फ्यूना की बॉडी के इविल ट्रेजर को उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि उसकी बॉडी पर भी अब कर्स हो गया था, यानी कि फेंग्यू ने अब उसे फुली कंट्रोल में कर लिया था। इसलिए ब्लैक गॉड जल्दी से बैठकर कल्टीवेट करने लग गया था ताकि वो जल्दी से उस कर्स को हटा सके। मगर तभी हम देखते हैं कि फेंग्यू अपने अंकल को बोल रहा था कि अंकल फू, हमें इस मौके का फायदा उठाकर इसे खत्म कर लेना चाहिए। जैसे ही अंकल फू आगे आते हुए उसे खत्म करने लग गया था, तो तभी यहाँ पर हम दूर बैठे हुए एक शख्स को देखते हैं जो कि अपने क्रॉसबो से हमला कर देता है। वो एरो फेंग्यू को हिट करने ही वाला था, लेकिन बीच रास्ते में लिंगर आ गई थी, जिससे वो एरो लिंगर को लग जाता है और वो काफी ज्यादा घायल हो गई थी। ये देखकर फेंग्यू की बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। फेंग्यू के आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से वो माइंड स्पेस में पहुंचा गया था, जहां पर ब्लैक सोल उसे कहता है कि तुम्हारी बॉडी अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, इसलिए मेरा तुम्हारे ऊपर पूरा कंट्रोल आ चुका है। ब्लैक सोल ये कहने के बाद फेंग्यू को माइंड स्पेस में ही जकड़ लेता है और हम देखते हैं कि वो अब फेंग्यू को वहां जकड़ने के बाद बाहर आ गया था, जहां पर फेंग्यू की बॉडी का अपीयरेंस भी अब चेंज हो चुका था। फेंग्यू की अपीयरेंस चेंज होती ही वो ब्लैक बॉडी बन गया था, जो कि आगे बढ़ते हुए पहले उस शूटर को मार देता है जिसने लिंगर पर हमला कर दिया था और इसके बाद वहां मौजूद सारे लोगों को खत्म कर देता है। तभी यहाँ पर फेंग्यू ने आगे आते हुए ब्लैक गॉड पर हमला करना शुरू कर दिया था। ब्लैक गॉड उसे माफी मांग रहा था कि मुझे आजाद कर दो, मगर फेंग्यू उसे कहता है कि तुम्हें मुझे वो ट्रेजर देना होगा जो तुम्हें मिंग ने दिया है। इसलिए वो जल्दी करते हुए फेंग्यू को वो बॉक्स देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि फेंग्यू मुझे माफ कर देगा, मगर फेंग्यू ने उसे भी खत्म कर दिया था। दूसरी तरफ हम व्हाइट गॉड को देखते हैं जो कि उसके साथी के साथ लड़ रही थी, मगर फेंग्यू ने वहां जाकर उसे भी मार दिया। तभी यहाँ पर मिंग भी अपने बर्ड पर सवार होकर आ गया था, जहां पर हम देखते हैं कि फेंग्यू को लग रहा था कि मिंग भी मुझसे लड़ेगा, लेकिन मिंग उसे कहता है कि मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ। अब अगली सीन में हम फेंग्यू को उसके ब्लैक सोल के साथ देखते हैं। फेंग्यू अपने ब्लैक सोल से कहता है कि मैंने फाइनली अपने आप को आजाद कर लिया है। ये कहते हुए तो वो ब्लैक सोल को अपनी बॉडी से रिमूव करके वापस अपनी शेप में आ गया था और ब्लैक सोल को वहीं पर जकड़ देता है। फेंग्यू अपने असल शक्ल में वापस आते ही तो काफी वीक था, इसलिए वो नीचे गिर गया था। अब दूसरी तरफ हमें होली मास्टर यानी कि शंघाई को दिखाया जाता है, जिसके साथ दो सोल पपट थे। वो दोनों पपट्स अब जलना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें देखकर शंघाई गुस्सा हो जाता है और कहता है कि फेंग्यू मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा। वो दोनों पपट दरअसल में ब्लैक गॉड और व्हाइट गॉड के होते हैं। अगली सीन में हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम फेंग्यू को देखते हैं जिसे होश आ गया था। जैसे ही उसे होश आ गया था तो वो लिंगर को याद करने लग गया था, मगर उसे याद आ जाता है कि लिंगर ने तो उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। तभी वहां पर अंकल फू उसके पास आकर उसे लिंगर के कपड़े लेकर आ गया था और वो उसे बताता है कि ये तुम्हें लिंगर तोहफे में देना चाहती थी। ये सुनकर फेंग्यू काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। साथ ही साथ में वो अंकल फू से पूछता है कि अब हम कहाँ पर हैं, जिस पर वो बताता है कि हमारे घायल हो जाने के बाद मिंग अपने साथ हमें घर पर लेकर आया है और मिंग तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जिस पर फेंग्यू अगली सीन में मिंग की तरफ निकल जाता है। तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात फ्यूना से हो जाती है, जो कि उसका शुक्रिया अदा कर रही थी। साथ ही साथ में फेंग्यू भी उसकी जान बचाने का शुक्रिया अदा करता है कि तुमने हमारे साथ लड़ाई में हेल्प की है और हम लोगों की जान बचाई है। नेक्स्ट सीन में फेंग्यू मिंग के पास पहुंचा गया था, जहां पर मिंग उसे बॉक्स दिखाती हुई कहता है कि अगर तुमने इसके अंदर गेस कर लिया कि क्या होगा तो मैं ये तुम्हें दे दूंगा। जिस पर वो अपनी सोल फॉर्मेशन एक्टिवेट करके उसे गेस कर लेता है। फेंग्यू उसे बताता है कि इसके अंदर इमोर्टल वाटर है, जिसे सुनकर तो वो भी उसे कहता है कि हाँ अब ये तुम्हारा हो गया है। साथ ही साथ में वो उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारी फैमिली की प्रोटेक्शन करने के लिए अपने लोगों को भेज दिया है। दूसरी तरफ हमें फेंग्यू के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ली आया हुआ था और वो दरअसल में मिंग को लेने के लिए आया हुआ था, मगर फेंग्यू के साथी उसे बोल रहे थे कि यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन ली उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लग गया था। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि एक अनजान शख्स आ गया था जो कि ली के सामने आ गया था। अब ली को भी मजबूरन वहां से जाना पड़ गया था, क्योंकि ली के सामने वाला बंदा काफी
काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये शख्स दरअसल ने मिंग ने भेजा हुआ था, जो कि फेंग्यू को हेल्प करने के लिए उसने भेजा था कि तभी यहाँ पर वो लोग पैगाम पहुंचा देते हैं कि फेंग्यू को हमारा पैगाम पहुंचा दीजिए। मिंग यहाँ पर फेंग्यू को उसका बॉक्स दे देता है जो कि उसने ब्लैक गॉड से लिया था, क्योंकि वो उसे कहते हैं कि मेरा काम अब हो गया है, मुझे ड्रैगन बीन मिल गया है, इसलिए ये बॉक्स मेरा किसी भी काम का नहीं है। फेंग्यू से पूछता है कि तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो, जिस पर वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें देखा है कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल शख्स हो, साथ ही साथ में तुम्हारी सोल पावर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ जाकर जेड बीन कंपटीशन में हिस्सा ले लो। वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हिस्सा लेने के लिए आए हुए हैं, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम उस कंपटीशन को जीत जाओगे। पहले तो फेंग्यू उसके साथ नहीं मान रहा था और उसे इनकार कर देता है, मगर तभी यहाँ पर उसे लेटर महसूल होता है जिसके अंदर लिखा हुआ था कि मिंग ने हमारी फैमिली की जान बचाई है। ये जानकर फेंग्यू फाइनली उसके साथ मान जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इस कंपटीशन में हिस्सा जरूर लूंगा। अगली सीन में हमें उस फैमिली को दिखाया जाता है जो कि दरअसल में मिंग की फैमिली की अपोनेंट होने वाली थी। वहाँ मौजूद मास्टर्स ये प्लानिंग कर रहे थे कि हम किस तरह से इस बार मिंग की फैमिली को हराएंगे। साथ ही साथ में वो लोग बोल रहे थे कि मिंग जिस शख्स को इस मर्तबा लेकर आएगा हम उसे पिछली रात ही मार देंगे, और ऐसा करने के बाद फाइनली हम जेड बीन कंपटीशन को इजीली विन कर जाएंगे। अगली सीन में हमें फेंग्यू और उसके अंकल फू को दिखाया जाता है, जिन्हें मिंग एक अंडरग्राउंड पैलेस में लेकर आ जाता है। वहाँ पर पहुँचते ही मिंग उन दोनों को बताता है कि यहाँ की ग्रेविटी 100 गुना ज्यादा है, इसलिए तुम लोग इतनी ज्यादा हाई ग्रेविटी में अगर प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे तो तुम लोग काफी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। पहले तो फेंग्यू और उसका अंकल फू इस ग्रेविटी के साथ एडजस्ट ही नहीं हो रहे थे, मगर कुछ ही टाइम गुजर जाने के बाद फाइनली फेंग्यू ने उसके साथ एडजस्ट कर लिया था और अब वो हाई ट्रेनिंग शुरू कर लेता है। कुछ दिन गुजर जाने के बाद फाइनली फेंग्यू ने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली थी और अब वो अंडरग्राउंड पैलेस से बाहर आ जाता है कि तभी अचानक से मिंग तेजी से वहाँ पर गुजर गया था, इसलिए फेंग्यू भी मिंग का पीछा करना शुरू करता है। फेंग्यू उस शख्स का पीछा करती हुई फाइनली एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचा गया था जहां पर वो शख्स रुककर अपना एक फ्लैग लगा रहा था और देखते ही देखते वो अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही उसने फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था तो फेंग्यू को मालूम हो जाता है कि ये मिंग नहीं है बल्कि हमारा दुश्मन है, इसलिए उसने उस पर हमला कर दिया था, जिससे वो शख्स अपने असल रूप में वापस आ जाता है। लेकिन वो फेंग्यू से कहता है कि अब काफी देर हो चुकी है क्योंकि मैंने अपना फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया है। इस शख्स को दरअसल में इनकी अपोनेंट फैमिली यानी कि ज़ुगे फैमिली के लोगों ने भेजा हुआ था। फेंग्यू अपने ब्लड ब्लेड से उसे मार देता है। अब हम देखते हैं कि फॉर्मेशन धीरे धीरे करके डिस्ट्रक्टिव होना शुरू हो चुकी थी। ये देखकर फेंग्यू जल्दी से माइंड स्पेस में पहुंचा जाता है जहां पर वो ब्लैक सोल से कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, लेकिन ब्लैक सोल हेल्प करने से इनकार कर देता है। फेंग्यू से बोल रहा था कि पिछली मर्तबा तुमने हद कर दी थी। तभी यहाँ पर फेंग्यू से कहता है कि अगर तुम नहीं मान रहे हो तो मैं तुम्हें इमोर्टल वाटर देता हूँ, जिस पर जैसे ही उसे इमोर्टल वाटर दे देता है तो वो तो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया था, मगर वो से कहता है कि तुम्हें मुझे 10 और भी देना होंगे। फेंग्यू उसके साथ ये डील मान गया था। अगली सीन में वो दोनों अब उस जगह पर पहुंचा गए थे जहां पर ब्लैक सोल उसे बताता है कि ये दरअसल में स्काई बर्निंग फॉर्मेशन है जो कि इस तरह के छोटे से आइलैंड को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। फेंग्यू उसे कह रहा था कि अब हम इसे किस तरह से रोकेंगे, जिस पर ब्लैक सोल उसे कहता है कि तुम इस जगह पर बार बार अपनी सोल फॉर्मेशन से हमला करते रहो, मैं इसे कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। ब्लैक सोल जल्दी से आगे बढ़ती हुई स्काई बर्निंग फॉर्मेशन की कोर को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। साथ ही साथ में फेंग्यू ने भी अपनी फॉर्मेशन से उस पर हमला करना शुरू कर दिया था, मगर तभी यहाँ पर फेंग्यू के पीछे कोई आ गया था जो कि उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जिसकी वजह से ब्लैक सोल ने फुली उस जगह के कोर को डिस्ट्रॉय नहीं किया था, मगर उसने हाफ उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसलिए जैसे ही वो कोर नीचे गिरने वाला था तभी फेंग्यू उस पर जोर से पंच लगाकर उसे आसमान में ब्लास्ट कर देता है और इस तरह करते हुए इन दोनों ने आइलैंड को बचा लिया था। अगली सीन में हम ज़ुगे फैमिली के सामने खड़े हुए मिंग की फैमिली को देखते हैं जहां पर मिंग का मास्टर से बोल रहा था कि क्या इस मर्तबा तुम जेट्स बीन कंपटीशन में नियमों में चेंजिंग करोगे। ज़ुगे मास्टर से कहता है कि जी जरूर, इस मर्तबा नियम को चेंज होंगे और अगर तुम लोगों को हम लोगों ने हरा दिया तो तुम्हारा मिंग अपनी सारी टेक्निक्स हमें बताएगा। जिस पर मिंग का मास्टर भी उसे कहता है कि अगर हमने भी तुम लोगों को हरा दिया तो तुम्हें भी हमें सारी की सारी सीक्रेट टेक्निक्स बताना होगी और इस तरह करते हुए उन दोनों की ये कंपटीशन का न्यू नियम हो जाता है। अगली सीन में हमें जेड बीन कंपटीशन के आइलैंड को दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बनी हुई थी। वो सारे मास्टर मिलकर उस फॉर्मेशन के ऊपर एक अटैक कर देते हैं जिससे उन लोगों ने उस फॉर्मेशन में एक होल कर दिया था, जहां पर इस कंपटीशन में से जो कोई भी 3 जेट को लेकर आ जाएगा जो कि सबसे अच्छे जेट होंगे तो वो इस कंपटीशन का विनर करार दिया जाएगा, क्योंकि ये एक जेट बीन कंपटीशन थी। फेंग्यू भी अब एंटर हो चुका था जहां पर फेंग्यू की बॉडी से ब्लैक सोल बाहर आकर उसे बताता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि इस जगह पर इतने ज्यादा जेट क्यों मौजूद हैं। फेंग्यू भी अब ये सुनकर
हैरान तो रह गया था क्योंकि उसे ये बात बिल्कुल मालूम नहीं थी कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। ब्लैक सोलो से कहता है कि मुझे ये जगह कुछ अच्छी नहीं लग रही है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती है। ब्लैक सोलो से बताता है कि मुझे यहाँ पर कुछ कीमती चीजों का पता है जो कि हमें समुद्र के किनारे मिलेंगी, इसलिए वो दोनों अब समुद्र के किनारे पहुंचा गए थे, जहाँ पर ब्लैक सोल फेंग्यू से कह रहा था कि तुम अपनी एनर्जी बॉल्स बना लो जो कि समुद्र में डालते जाओ। ये सुनकर फेंग्यू उसकी बात मान जाता है और वो एक एक करते हुए अपने सारे सोल बबल्स को एक एक करते हुए समुद्र में डालना शुरू करता है, जिस पर हम देखते हैं कि समुद्र के अंदर हम एक वुडन एल्फ को देखते हैं जो फेंग्यू के इन सारे सोल बबल को देखकर खाने लग गया था। अब फेंग्यू को ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अगली ही पल वुडन एल्फ भी बाहर आ गया था, जिसे देखकर वो दोनों काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे, जो कि अब वुडन एल्फ भी इन दोनों का ही साथ देगा। वुडन एल्फ को देखकर ब्लैक सोल फेंग्यू से कहता है कि जल्दी जल्दी से इसे अपनी स्टोरेज रिंग में डाल दो, कहीं ऐसा ही ना हो जाए कि ये हाथ से चला जाए, इसलिए जल्दी जल्दी से फेंग्यू उसे अपनी बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर देता है। दूसरी तरफ हम मास्टर हुआंग को देखते हैं जिसका ताल्लुक ज़ुगाय फैमिली से था और वो भी वहां पर अपने लिए वुडन एल्फ की तलाश कर रहा था, लेकिन उसे इर्द गिर्द कहीं भी वुडन एल्फ नहीं मिलता। वुडन एल्फ की फेंग्यू की बॉडी में ट्रांसफर होने के बाद वहां सारे का सारा जगह शेक करता है, जिससे हर जगह ही तबाही मच चुकी थी और वहां बना हुआ बैरियर भी टूट जाता है। दूसरी तरफ हम फेंग्यू को देखते हैं जिसे ब्लैक सोल कहता है कि हमें अपनी लोकेशन को चेंज करना होगा क्योंकि सारे लोगों को हमारे यहाँ होने का पता चल चुका है, इसलिए वो अगली ही पल अपनी लोकेशन चेंज कर लेते हैं। वहां पर पहुंचते ही उसके पास मास्टर हुआंग पहुंचा जाते हैं जो कि फेंग्यू से पूछता है कि वुडन एल्फ कहां पर है। फेंग्यू से कहता है कि मैं तो वुडन एल्फ को जानता ही नहीं हूं। मास्टर हुआंग फेंग्यू पर गुस्सा होकर उसे फॉर्मेशन में बंद कर देता है और उसकी बॉडी से वुडन एल्फ की पावर को निकालने लगा था, लेकिन वो उसे नहीं निकाल पा रहा था, इसलिए वो फेंग्यू से कहता है कि शुक्र है कि वुडन एल्फ ने तुम्हें चूज किया है। नेक्स्ट सीन में फेंग हाई क्वालिटी जेट के पास पहुंचा गया था। अचानक से वहां पर मास्टर वू आ जाते हैं जो कि उसे बोल रहा था कि ये जेट मेरा है, लेकिन फेंग्यू से कहता है कि अगर मैंने पहचान लिया कि इसके अंदर किया है तो ये जेट मेरा हो जाएगा। मास्टर वू उसके साथ मान जाता है। फेंग्यू अपनी सोल फॉर्मेशन से चेक करता है और उसे कहता है कि इसके अंदर ब्लू ब्लड फ्लावर होगा और उसके अंदर जैसे ही वो उसे ओपन कर लेता है तो उसके अंदर से ब्लू ब्लड फ्लावर निकला, जिसे देखकर मास्टर वांग हैरान रह गया था। नेक्स्ट सीन में हमें फिर से मास्टर वू को दिखाया जाता है जो कि फेंग्यू के पास आकर उसके लिए न्यू जेट लेकर आ गया था। फेंग्यू इस मर्तबा भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। फेंग्यू उसे सोल फॉर्मेशन से चेक करने ही लगा था, लेकिन फेंग्यू उसे लौटा देता है और उसे कहता है कि तुम मुझसे ये जीत चुके हो, इसलिए फेंग्यू वहां से वापस आने ही लगा था, लेकिन तभी वो फिर से अपनी सोल फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है जिससे वो जेट ब्लास्ट हो गया था और उसकी वजह से तो मास्टर वू की हालत भी खराब हो जाती है। अब अगली ही पल वहां पर उसका ब्लैक सोल पहुंचा गया था। ब्लैक सोल फेंग्यू को बताता है कि मैंने पहले ही उस जेट के अंदर से एक ऐसी चीज को रख दिया था जो कि दरअसल में एक सोल एक्सप्लोडिंग पिल होती है, मगर मैंने उस जेट से उसे पहले ही निकाल लिया था, लेकिन अगर जो वहां पर उस पर सोल फॉर्मेशन एक्टिवेट करके उसके अंदर से देखते तो वो सोल एक्सप्लोड होकर ब्लास्ट हो गया होता, लेकिन मैंने उस सोल पिल को उस जेट से पहले ही निकाल लिया था। ये आवाज दूर ज़ुगाय फैमिली को भी सुनाई देती है, जिसे अगली ही पल वो यहाँ पर पहुंचा चुके थे और वो मास्टर वू को देखकर फेंग्यू पर गुस्सा हो रहे थे, इसलिए वो फेंग्यू पर ड्रैगन से हमला कर देते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर मिंग के फादर आ जाते हैं जो कि ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है। मिंग का फादर ज़ुगाय से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई कि तुमने फेंग्यू पर हमला किया, लेकिन वो उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि मास्टर वू को फेंग्यू ने मारा है, लेकिन यहाँ पर वो दलील पेश करती हुई कहता है कि ये दरअसल में सोल स्प्लिटिंग पर्ल की वजह से मरा है। नेक्स्ट सीन में हमें सुबह का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर सारे के सारे मास्टर्स पहुंचा चुके थे और हम देखते हैं कि वू फैमिली का मास्टर आ गया था। वू फैमिली का मास्टर बोल रहा था कि मास्टर वू और हुआंग इस कंपटीशन से आउट हो चुके हैं, इसलिए आज मैं इस कंपटीशन के नियमों को फिर से चेंज करने लगा हूँ और हम अपने एक न्यू पार्टिसिपेंट को इस कंपटीशन में एंट्री करवाने वाले हैं। मिंग फैमिली की तरफ से फेंग्यू पार्टिसिपेट कर रहा था और वू फैमिली की तरफ से फ्यूरी ने पार्टिसिपेट करना था, इसलिए मास्टर वू ऐलान कर देते हैं कि जो कोई भी यहाँ पर सबसे बड़े जेट में से ज्यादा पावरफुल ट्रेजर को निकाल कर लाएगा तो उसे जेट बीन कंपटीशन का विनर करार दिया जाएगा। कंपटीशन का टाइमिंग शुरू हो जाता है जहाँ पर उन दोनों के सामने काफी ज्यादा तादाद में जेट पड़े हुए थे। यहाँ पर फेंग्यू एक एक करके उन जेट को चेक करने लग गया था और दूसरी तरफ हम फ्यूरी को देखते हैं जिसने अपने लिए पहले से ही एक बड़े से जेट को सिलेक्ट किया हुआ था और फ्यूरी पहले से ही जानता था कि मेरी इस जेट के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेजर मौजूद है। दूसरी तरफ टाइम भी अब खत्म हो चुका था, तभी फेंग्यू ने लास्ट में अपने लिए एक बड़े से जेट को सिलेक्ट कर लिया था। फ्यूरी जैसे ही अपनी जेट को चेक करता है तो उसके अंदर से एक बेकार सा ट्रेजर निकल कर आ गया था, जिसे देखकर फ्यूरी खुद भी हैरान रह गया था। अब उसे फेंग्यू देखकर पीछे हट जाता है और बाकी लोगों से कहता है कि अपने मुंह को ढांप लो क्योंकि ये पॉइजनस है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सब कुछ होता हुआ देखकर मास्टर वू काफी ज्यादा आग बगोला हो जाता है
और वो फ्यूरी को मारने लग गया था। इसके बाद बारी फेंग्यू थी और फेंग्यू उस जेट को तोड़ देता है, जिससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ट्रेजर बाहर निकल कर आ जाता है। और इस तरह करते हुए फाइनली फेंग्यू ने जेट बीन कंपटीशन विन कर लिया था। अगली सीन में हम देखते हैं कि वो रास्ते से वापस आ ही रहे थे कि तभी उनकी मुलाकात ज़ुगै फैमिली से हो जाती है, जहां पर मिंग का फादर ज़ुगै फैमिली के मास्टर से कहता है कि हम दोनों की डील हुई थी कि तुम मुझे अपने सारे की सारी सीक्रेट टेक्निक्स को बताना होगा। लेकिन यहाँ पर मिंग का फादर से कहता है कि मुझे आपकी किसी भी टेक्निक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर ज़ुगै को काफी गुस्सा रहा था और वो इन लोगों पर हमला करके खुद भाग जाता है। अगली सीन में हम ज़ुगै और मास्टर वू को देखते हैं, जो कि ये प्लानिंग कर रहे थे कि हम किस तरह से मिंग फैमिली को हराएंगे। अभी वहाँ पर उन लोगों की हेल्प करने के लिए और उनका साथ देने के लिए जनरल ज़ियाओ भी पहुंचा गया था। अब दूसरी तरफ हम फेंग्यू को देखते हैं, जो कि जाने की तैयारी कर रहे थे, मगर तभी उन लोगों का बंदा आकर उन्हें बताता है कि वो तीनों अब एक दूसरे से मिल चुके हैं। तीसरे के बारे में सुनकर मिंग फैमिली का मास्टर पूछता है कि वो तीसरा कौन है, जिस पर उसे बताया जाता है कि उसका नाम जनरल ज़ियाओ है। अब ये जानकर वो सारे चौंक जाते हैं कि अब हम तीनों का मुकाबला कैसे करेंगे। मिंग भी ये सुनकर परेशान हो जाता है, इसलिए वो फादर से कहता है कि फादर मुझे लगता है कि अब हमें डोली मास्टर से हेल्प लेना होगी। लेकिन मिंग का फादर उससे कहता है कि वो तो यहाँ पर हमें मिलेगा ही नहीं, वो ब्लड ड्रैगन फिश को पकड़ने गया है। यहाँ पर ये बातें जानकर तो ब्लैक सोल कह रहा था कि मैं जानता हूँ कि वो हमें कहाँ पर मिलेगा। इसलिए मिंग आगे आते हुए फेंग्यू से कहता है कि तुम्हें हमारी हेल्प करना होगी, तुम्हें वहाँ पर उस जगह पर जाना होगा और उन्हें बताना होगा कि ज़ुगै फैमिली, वू फैमिली और जनरल ज़ियाओ हम लोगों को डिस्ट्रॉय करने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए उसे हमारी हेल्प करने के लिए पहुंचना होगा। फेंग्यू उसकी बात मान जाता है। अगली सीन में फेंग्यू उसके बर्ड पर सवार होकर मास्टर डोली की तलाश में निकल जाते हैं, जहां पर रास्ते पर जाते हुए फेंग्यू ब्लैक सोल से पूछता है कि मुझे डोली मास्टर के रिलेटेड बताओ, जिस पर ब्लैक सोल से कहता है कि इतनी बड़ी दुनिया है, मेरा इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है कि मैं इस दुनिया में हर किसी के जान सकूं। अगली ही सीन में हम देखते हैं कि वो उस जगह पर फिशिंग आइलैंड में पहुंच आ गए थे, जहां पर फिशिंग आइलैंड में पहुंचते ही डोली मास्टर ने खुद को एक स्टैच्यू में कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन वो फिर से अपने रियल शेप में वापस आकर फेंग्यू से कहता है कि मैं फिश पकड़ रहा था, तुमने मेरी फिश का जाल भी खराब कर दिया है। जहां पर फेंग्यू से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प लेने के लिए आया हुआ हूँ। फेंग्यू से बताता है कि वू फैमिली, ज़ुगियो फैमिली और साथ ही साथ में जनरल ज़ियाओ हम लोगों पर हमला करके हमारी मिंग फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें हमारी हेल्प चाहिए। लेकिन डोली मास्टर से कहता है कि पहले तो तुम्हें मेरे साथ फिश को पकड़ना होगा, तभी जाकर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। इसलिए ये बात फेंग्यू उसके साथ मान जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ब्लड ड्रैगन फिश को पकड़ने में हेल्प करूंगा। फेंग्यू अब समुद्र में जंप लगा देता है और उसने पहले ही नजर में ब्लड ड्रैगन फिश को देख लिया था, जिस पर वो अपनी ब्लड ब्लेड से हमला करता है। लेकिन इस हमले से उसे कुछ भी नहीं होता कि तभी वहां पर एक बड़ा सा जॉइंट सी क्रिएचर आ जाता है और उस जॉइंट क्रिएचर के आते ही तो वो वहां पर मौजूद ब्लड ड्रैगन फिशेस आगे बढ़ती हुई उस जॉइंट क्रिएटर के साथ अपना ब्लड शेयर करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को पता चल जाता है कि अब हम इनको नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि वो सारा मॉन्स्टर क्रिएचर अब इनकी हेल्प करेगा। वो दरअसल में एक वन कैनियन बीस्ट था। फेंग्यू कहता है कि मुझे इसे हराना ही पड़ेगा, तभी जाकर मैं ब्लड ब्लेड फिश को निकाल पाऊंगा। लेकिन उसका ब्लैक सोल उसे बोल रहा था कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। फेंग्यू अपनी ब्लैक सोल की नहीं सुनता और वो उस वन कैनियन के साथ लड़ना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसने फेंग्यू को काफी ज्यादा घायल भी कर दिया था। मगर तभी जाकर फेंग्यू फिर भी हार नहीं मान रहा था। वन हॉर्न कैनियन बीस्ट ने फेंग्यू को काफी ज्यादा घायल कर दिया था। फेंग्यू भी बार बार उसके साथ लड़ने की कोशिश कर रहा था, मगर वो उसे हरा नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से फेंग्यू काफी ज्यादा घायल होकर नीचे गिर पड़ गया था। दूसरी तरफ ब्लैक सोल भी फेंग्यू के लिए काफी ज्यादा निराश होकर खड़ा हुआ था कि तभी उसे वुडन एल्फ याद आ जाता है और इस तरफ हम देखते हैं कि वुडन एल्फ ने फेंग्यू की बॉडी को हील कर लिया था। लेकिन फेंग्यू की बॉडी से निकलने वाले ब्लड को वहां मौजूद ब्लड ड्रैगन फिशेस ने ईट कर लिया था, जिसकी वजह से वो अब फेंग्यू का साथ देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने अब फेंग्यू का ब्लड पी लिया था। फाइनली फेंग्यू ने वो सब कुछ कर दिखाया जिसे डोली मास्टर एक लंबे टाइम से नहीं कर पा रहा था। फेंग्यू के बाहर आते हुए वो डोली मास्टर से कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था, क्या तुम्हें मेरा वादा याद है? मास्टर डोली ने फेंग्यू के साथ ये शर्त भी लगाई थी कि अगर तुम ब्लड ड्रैगन फिशेस को लेकर आ गए तो मैं तुम्हारा डिसाइपल बन जाऊंगा। अब फेंग्यू से कहता है कि क्या तुम मेरा डिसाइपल बनने के लिए तैयार हो? जिस पर डोली मास्टर से कहता है कि मैं एक एम्पायर हूँ और अगर अब मैं तुम्हारा डिसाइपल बन गया तो लोग मेरे रिलेटेड क्या सोचेंगे। ये सुनकर फेंग्यू से कहता है कि चलो ठीक है, मैं ब्लड ड्रैगन फिशेस को फिर से समुद्र में डालता हूँ, लेकिन डोली मास्टर उसे रोक देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उन तीनों मास्टर्स ने मिलकर मिंग फैमिली पर हमला कर दिया था। मिंग फैमिली और उसका फादर तो काफी देर से उनका मुकाबला कर रहे थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिंग
पर उन सारे मास्टर ने एक एक करके हमला करना शुरू कर दिया था, मगर मिंग छोटा होने के बावजूद भी उनका अच्छे से मुकाबला कर रहा था और उन लोगों के सामने बिल्कुल भी हार नहीं मान रहा था। लेकिन वो लोग भी बार बार मिंग पर हमला कर रहे थे और इस तरह करते हुए उन लोगों ने मिंग फैमिली को काफी कमजोर भी कर दिया था। लेकिन इस तरफ हम डोली मास्टर को देखते हैं, जिसने ब्लड ड्रैगन फिश की पावर का यूज करते हुए स्पिरिचुअल सी रियलम के फर्स्ट ग्रेड लेवल को अचीव कर लिया था और इसके बाद वो ब्लड ड्रैगन फिशेस को फेंग्यू को दे देता है। वो फिशेस फेंग्यू को देते हुए डोली मास्टर से कहता है कि तुम्हें भी अब इन्हें कल्टीवेट कर लेना चाहिए, जिस पर फेंग्यू भी ऐसा ही करता है और वो कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, जिससे फेंग्यू ने भी अब ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिसमें फेंग्यू ने ट्रू युआन रियलम को अचीव कर लिया था। दूसरी तरफ हम मिंग फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर मिंग और उसके फादर को तो इर्द गिर्द से उन तीनों मास्टर ने घेर लिया था। जैसे ही मास्टर ज़ूगी उन पर हमला करने लग गया था तो तभी वहाँ पर फेंग्यू भी पहुंच आ गया था, जो कि अपनी 1000 शैडो टेक्निक से उस पर हमला करना शुरू कर देता है। और अब ये देखकर तो ज़ूगे मास्टर उनसे कहता है कि अच्छा हुआ कि फेंग्यू तुम भी अब आ गए हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम सारे लोगों को एक ही साथ में खत्म कर दूं। फाइनली मास्टर डोली भी पहुंच आ जाता है, जो कि उनसे कहता है कि तुम में से किस शख्स में से इतनी हिम्मत है कि वो मिंग फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, वो मेरे सामने आ जाए। जनरल ज़ियाओ डोली मास्टर पर गुस्सा होकर उस पर हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी डोली मास्टर उस पर हमला करके नीचे गिरा देता है। साथ ही साथ में उसने मास्टर वू पर अपनी स्वॉर्ड पॉइंट आउट कर दी थी। मौके का फायदा उठाकर फेंग्यू मास्टर वू के पास पहुंचा जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें मुझे ये बेल देना होगी। दूसरी तरफ उसके सामने मौत खड़ी हुई थी, इसलिए वो मजबूरन फेंग्यू को अपनी बेल देता है। मास्टर वू की जान बचाने के लिए जनरल ज़ियाओ फेंग्यू पर हमला करने लगा था, लेकिन फेंग्यू ने पहले ही उसे देख लिया था, इसलिए वो जनरल ज़ियाओ का हाथ काट लेता है और उसे यहाँ से जाने का कहता है, इसलिए वो डर के मारे वहां से भाग गया था। जनरल ज़ियाओ को भागता हुआ देखकर मास्टर वू भी भाग जाते हैं। अब इस तरफ जैसे ही ज़िगियो ये देख लेता है कि वो दोनों भाग गए हैं तो वो भी भागने वाला था, लेकिन मास्टर डोली अपनी एस्केप टेक्निक का यूज करके उसके सामने खड़ा हो गया था। ये देखकर तो वो उन सारे लोगों से भीख मांगने लग जाता है और उनसे कहता है कि अगर तुम लोगों ने मुझे माफ कर दिया तो मैं फेंग्यू को अपनी फैमिली का हेड बना दूंगा। लेकिन फेंग्यू से बोल रहा था कि जो मुझे धोखा देता है मैं उसे कभी भी माफ नहीं करता हूँ। ये कहते साथ ही फेंग्यू ने उसकी गर्दन पर हमला करके उसे वहीं पर ही जख्मी कर दिया था और अपने साथियों को बोल रहा था कि ये कुछ ही दिनों में खुद मर जाएगा, इसलिए तुम्हें इसे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली सीन में हमें फ्यूना को दिखाया जाता है, जो कि मिंग फैमिली में आई हुई थी। साथ ही साथ में हम देखते हैं कि फेंग्यू के बाकी सारे जासूस भी मिंग फैमिली में मौजूद थी, इसलिए फेंग्यू मिंग मास्टर से कहता है कि मैं अपने सारे जासूस तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। मिंग मास्टर भी फेंग्यू की ये बात मान जाता है। साथ ही साथ में वो उससे कुछ स्पिरिचुअल बूट्स देकर कहता है कि ये अपने पास रख लो, तुम्हें ये जंगों में काफी ज्यादा काम आने वाले हैं, जिसे वो अपने साथ रख लेता है। मास्टर डोली वहां से जाने लगा था, लेकिन वो उसे पेंडेंट देकर कहता है कि जब कभी तुम्हें मुश्किल महसूस हो तो तुम मुझे इस पेंडेंट के जरिए अपने पास बुला सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प करने जरूर आऊंगा। अगली सीन में फेंग्यू फ्यूना को लेकर अपने घर आ गया था, जहाँ पर सर्वेंट उसे बताता है कि हमारे हेल्प करने के लिए मिंग फैमिली ने जिस बंदे को भेजा हुआ था उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और उस शख्स का नाम स्वान है। ये सुनकर फेंग्यू जल्दी जल्दी से स्वान के पास पहुंचा गया था और उसे हील करने की कोशिश करता है, लेकिन वो हील ही नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो सर्वेंट से पूछता है मुझे बताओ कि ये सब कुछ कैसे हुआ। जिस पर उसका सर्वेंट उसे बताता है कि यहाँ पर कुछ ही दिन पहले ली नाम का एक शख्स आया हुआ था और उसके साथ एक मास्कमैन आया हुआ था। मास्कमैन का नाम सुनते ही फेंग्यू को याद आ जाता है कि इसी ही मास्कमैन ने तो जनरल सियान को उसके आंखों के सामने खत्म कर दिया था। फेंग्यू को अब स्वान की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो अपने ब्लैक सोल से पूछता है कि क्या वुडन वोल्फ एल्फ इसकी हेल्प कर सकता है, जिस पर वो बताता है कि वुडन एल्फ को कुछ पिल्स की जरूरत पड़ेगी। इसलिए फेंग्यू अपने लिए कुछ पिल्स मंगवा लेता है और उन्हें खाते साथ ही उसका वुडन एल्फ बाहर आ गया था, जो कि देखते ही देखते स्वान की बॉडी को एक्टिव करके उसमें मौजूद इंजरीज को हील कर लेता है और अब वो बिल्कुल ही सही हो चुका था। उसके ठीक हो जाने के बाद फेंग्यू जैसे ही बाहर आ गया था तो उसके कुछ साथी उसे आकर बताते हैं कि हम आपके लिए कुछ खबर लेकर आए हैं। वो बताते हैं कि जिस साल आपके फादर की मौत वाकया हो गई थी उसी ही साल के अंदर 6 एम्पेरर रिटायर हो गए थे, जिनमें से 5 एम्पेरर तो मारे जा चुके हैं, लेकिन उनमें से अभी भी एक एम्पेरर जिंदा है जो कि एक फॉरेस्ट में छुपा हुआ बैठा है। इस एम्पेरर का नाम काई होता है। अगली सीन में हमें काई को दिखाया जाता है, जिस पर हमला करने के लिए कुछ निंजास आए हुए थे और जैसे ही वो निंजास काई और उसकी फैमिली पर हमला करते हैं तो तभी फेंग्यू सही समय पर पहुंच आ गया था और उन निंजास को खत्म करने के बाद काई से पूछता है कि मुझे बताओ कि मेरे फादर के कातिल कौन है और उन्हें किन लोगों ने मारा है। ये सुनकर काई उसके
सामने घुटनों पर आ जाता है और उसे बताता है कि जिन दिनों तुम्हारी मॉम गायब हो चुकी थी तो उन्हीं दिनों में तुम्हारी मॉम ने अपने पीछे कुछ बुक्स छुपाए रखे थे और वो बुक्स इतने ज्यादा कीमती थे कि जो कोई भी उन बुक्स को स्टडी कर ले तो वो दुनिया का पावरफुल इंसान बन जाए। और वो बताता है कि जिस समय तुम्हारी मॉम गायब हो चुकी थी तो उसी समय तुम्हारा फादर काफी ज्यादा डिप्रेस्ड रहने लग गया था, जिसकी वजह से हमारी मुलाकात तुम्हारे फादर से हुई और तुम्हारे फादर ने हमें बताया कि वो बुक्स कहाँ पर है। ये राज उसका फादर बताना बिल्कुल भी नहीं चाहता था, लेकिन उस टाइम पर उन लोगों ने इसे काफी ज्यादा वाइन पिला रखी थी, जिसकी वजह से उसने उसे सच बता दिया था। लेकिन जैसे ही इसके फादर को मालूम हो गया कि इन लोगों को मालूम हो चुका है, इसलिए इसका फादर उन 5 एम्पायर्स के पीछे पड़ गया था। अब उन एम्पायर अपनी जान बचाते बचाते उन्होंने ये बात गॉड तक पहुंचा दी थी। गोल्डन ड्रैगन गॉड को ये खबर मिलने के बाद वो तुम्हारे फादर के पीछे पड़ गया था और उसने तुम्हारे फादर से इन टेक्निक्स को लेने की काफी कोशिश की, जिसमें तुम्हारा फादर भी मारा जाता है। ये सुनकर फेंग्यू आग बगोला हो गया था और वो काई को मारने ही लगा था, लेकिन उसकी बीवी बच्चों का उसे ख्याल आ जाता है क्योंकि वो उन्होंने अनाथ हो जाना था और फेंग्यू ऑलरेडी जानता है कि अनाथ होने का दर्द कितना बड़ा दर्द होता है, इसलिए ही तो वो काई को छोड़ देता है। जैसे ही फेंग्यू वहां से जाने वाला था तो तभी उस पर अटैक हो गया था, जिससे काई वहां पर मारा जाता है। अब ये देखकर तो उसकी फैमिली उसके सामने हजारों कतार रोना शुरू करती है। साथ ही साथ में यहाँ पर हम देखते हैं कि वो शख्स मास्कमैन होता है। टाइगर मास्कमैन फेंग्यू को कह रहा था कि फाइनली हम दोनों की मुलाकात फिर से हो गई है और यही टाइगर मास्कमैन ने दरअसल में जनरल सियान को फेंग्यू की आंखों के सामने मारा था। टाइगर मास्कमैन फेंग्यू से कहता है कि अगर आज मैंने तुम्हें नहीं मारा तो तुम हमारे होली लॉर्ड के लिए और भी ज्यादा परेशानियां क्रिएट करोगी। ये कहते साथ ही उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और इस लड़ाई का फायदा उठाकर काई की फैमिली वहां से भाग जाती है। इस तरफ टाइगर मास्कमैन फेंग्यू पर भारी पड़ रहा था कि अचानक से वहां पर मास्टर टाओ आ जाते हैं, जो कि अब मास्कमैन से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। मास्टर टाओ दरअसल में स्पिरिचुअल रियलम के 3rd लेवल पर थे और दूसरी तरफ मास्कमैन दरअसल में स्पिरिचुअल रियलम के 1st लेवल पर था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को अच्छी टक्कर दे रहे थे। मास्टर टाओ काफी ज्यादा गुस्से से उसे कह रहा था कि आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये कहते साथ ही उसने अपनी ब्लेड से उस पर हमला कर दिया था, जिससे उस मास्कमैन को रोकने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। अचानक से हम देखते हैं कि वहां पर किसी और ने आकर हमला कर दिया था और हम देखते हैं कि 4 और भी लोग आ चुके थे, जो कि गोल्डन ड्रैगन गॉड के लोग थे और उन्हें होली गॉड ने यहाँ पर मास्कमैन की हेल्प करने के लिए भेजा हुआ था। अब उनकी तादाद 5 हो चुकी थी और इस तरह फेंग्यू और उसका मास्टर टाओ 2 थे, इसलिए यहाँ पर वो 5 की तादाद तो 2 पर ज्यादा होने वाली थी। लेकिन मास्कमैन उन लोगों से कहता है कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, जिस पर वो उसे पूछ रहे थे कि हम तो यहाँ पर इन्हें मारने के लिए आए हुए हैं। लेकिन टाइगर मास्कमैन फिर भी उन्हें जाने का कहता है और खुद भी वहां से चला गया था। साथ ही साथ में यहाँ पर मास्टर टाओ भी चला जाता है। फेंग्यू ने उससे पूछा था कि तुम मेरी हेल्प क्यों करते हो, जिस पर मास्टर टाओ ने उसे बताया था कि मुझे एम्पायर ने हुक्म दिया, इसलिए मैं आपका हेल्प कर रहा हूँ। अगली सीन में हम टाइगर मास्कमैन और बाकी 4 को देखते हैं, जहाँ पर वो आगे जा ही रहे थे कि तभी यहाँ पर टाइगर मास्कमैन से वो लोग पूछते हैं कि आखिर हमने उन लोगों को क्यों नहीं मारा, हम उन्हें इजिली मार सकते थे। जिस पर टाइगर मास्कमैन उन्हें कहता है कि मैं होली गॉड को मारना चाहता हूँ। ये सुनकर तो वो सारे शॉक रह गए थे। टाइगर मास्कमैन उनसे कहता है कि होली गॉड हमें पपट की तरह यूज कर रहा है और हम नहीं चाहते कि हमें पपट की तरह यूज किया जाए। साथ ही साथ में वो अपने साथियों को बोल रहा था कि फेंग्यू जितना पावरफुल है वो तो मैं ही जानता हूँ और वो अपने फादर का बदला लेने की आग में जल रहा है, इसलिए एक दिन आएगा कि वो होली गॉड को जरूर मार देगा और वैसे भी होली गॉड ने हम लोगों को मार देना है। नेक्स्ट सीन में हमें फेंग्यू को दिखाया जाता है, जो कि अपने फादर की ग्रेव पर आया हुआ था, जहाँ पर वो उसे बोल रहा था कि गोल्डन ड्रैगन गॉड से और भी बहुत सारे लोगों ने साथ मिला लिया है, जिसकी वजह से अब हमारा क्लैन काफी ज्यादा खतरे में है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फेंग्यू एम्पायर से मिलने के लिए जा रहा था, जहाँ पर उसके साथ रास्ते में सर्वेंट भी जा रहा था कि सामने उसके सामने एम्पायरस क्वीन आ जाती है, जिस पर फेंग्यू उसे ग्रीट करता है क्योंकि वो एक एम्पायरस थी। जैसे ही वो एम्पायरस वहां से जाने लगी थी तो तभी फेंग्यू उसके पीछे गर्दन पर एक निशान देख लेता है, जो कि उसे काफी ज्यादा अजीब दिखा था। फेंग्यू भी एम्पायर को बताता है कि जब हम ड्रैगन सिटी में ब्लड ड्रैगन फिश लेने के लिए गए हुए थे तो तभी हमारे ऊपर भी 3 जनरल्स ने आपस में मिलकर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन हमने उन्हें हरा दिया था। जैसे ही फेंग्यू एम्पायर के साथ बात करने के बाद वापस आ रहा था तो तभी बीच रास्ते में उस पर हमला हो गया था, लेकिन तभी उसे मालूम हो जाता है कि मेरा ब्रेक थ्रू करने का वक्त आ गया है, इसलिए वो जल्दी जल्दी से घर में पहुंचकर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। फेंग्यू लगातार ही काफी टाइम तक कल्टीवेशन करता रहा और फाइनली वो ट्रू युआन
वन रियलम की सेकंड स्टेज तक पहुंच जाता है। साथ ही साथ में फेंग्यू डिवाइन बॉडी टेक्निक की भी प्रैक्टिस कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के ऊपर डिवाइन पैटर्न भी बनना शुरू हो गए थे। इसका मतलब है कि फेंग्यू अब धीरे धीरे करके और भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है और उसने नई लेवल भी ब्रेक थ्रू कर लिए थे। नेक्स्ट सीन में फेंग्यू एम्पेरर जेंग से मिलने के लिए आया हुआ था, क्योंकि एम्पेरर जेंग ने फेंग्यू पर काफी ज्यादा बुरे बुरे इल्जामात लगाए हुए थे और उन इल्जामात में से एक इल्जाम ये भी था कि फेंग्यू अपनी आर्मी तैयार कर रहा है, जिसकी वजह से वह हमारी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकता है। और इसी ही इल्जामात लगाने की वजह से फेंग्यू ने कुछ ही टाइम पहले एम्पेरर से भी मुलाकात कर ली थी। जैसे ही फेंग्यू वहां का दरवाजा खोलने लग गया था तो तभी वहां पर एम्पेरर जेंगो से अपनी मिरर टेक्निक में फंसाकर एक अलग ही दुनिया में पहुंचा देता है, जहां पर फेंग्यू का मुकाबला करने के लिए उसका इल्यूजन उसके साथ लड़ना शुरू कर देता है। फेंग्यू अपनी इल्यूजन से लड़ने के लिए 1000 शैडो टेक्निक को भी एक्टिवेट करता है, लेकिन उसके मिरर ने भी शैडो टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था और हम देखते हैं कि एम्पेरर जिंग मिरर में ये सब कुछ देखे जा रहा था। एम्पेरर जेंग अपने मिरर के सामने खड़ा होकर कहता है कि मेरी इस मिरर की यही बस एक ही खूबी है कि इसके अंदर मौजूद जो कोई भी चला जाए तो वो अपने इल्यूजन के सामने टिक नहीं पाता है कि जब तक उसका इल्यूजन उसे खत्म ना कर दे। और इससे यही लग रहा था कि फेंग्यू अब मरने वाला है, लेकिन हम फेंग्यू को देखते हैं जो कि ब्लैक सोल से कहता है कि मेरी जान बचाओ। इसलिए ब्लैक सोल निकलती हुई दूसरे मिरर यानी कि उसकी इल्यूजन में घुस जाता है और उसकी इल्यूजन के पास डुप्लीकेट होने का तरीका ही नहीं था, इसलिए वो वहीं पर ही ब्लास्ट हो गया था और इस तरह करके फेंग्यू की जान उसके ब्लैक सोल बचा लेता है। फेंग्यू के वापस आते ही वो एम्पेरर जेंग पर अपनी ब्लड ब्लेड रख देता है और उससे कहता है कि तुम गोल्डन ड्रैगन गॉड से मिली हुए हो, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी से बताओ कि होली गॉड कौन है। जिस पर एम्पेरर जेंगो से बताता है कि शेंगाई ही दरअसल में होली लॉर्ड है। ये सुनकर फेंग्यू से कहता है कि वो तो कई 100 साल पहले मर चुका है, तो वो गोल्डन ड्रैगन गॉड का साथ कैसे दे सकता है। एम्पेरर जेंगो से कहता है कि मैं और कुछ नहीं जानता हूँ, बस मैं यही जानता हूँ कि शेंगाई जिस टेक्निक को यूज करता है वही होली लॉर्ड यूज करता है, जिसका मतलब है कि यही शेंगाई ही होली लॉर्ड है। फेंग्यू से कहता है कि चलिए ठीक है, आप मुझे उसकी लोकेशन बता दो। जिस पर जेंगो से कहता है कि मुझे उसकी लोकेशन का नहीं पता, उसकी लोकेशन का सिर्फ और सिर्फ उसके खास और करीबी लोगों को ही होता है। नेक्स्ट सीन में हम फेंग्यू को देखते हैं जो कि अपना भेष बदलकर होली स्प्लिट सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए आया हुआ था, क्योंकि एम्पेरर जेंग ने उसे बताया था कि शेंगाई के रिलेटेड जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ होली स्प्लिट सेक्ट में ही मिलेगी। लेकिन वहां पर सिलेक्शन होने की बजाय फेंग्यू रिजेक्ट हो चुका था। अब अगली ही पल वो घर आ चुका था, जहां पर उसकी मुलाकात प्रिंसेस शुआ से हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम शुई को देखते हैं जो वहाँ पर वो फेंग्यू से बोल रही थी कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर इस सिटी में रह सकती हूँ या नहीं, जिस पर फेंग्यू भी उसे हाँ कर देता है और उससे पूछ रहा था कि क्या तुम्हें अपनी सिटी में कोई इश्यू है, जिस पर वो बताती है कि नहीं नहीं बस मैं यहाँ पर रहना चाहती हूँ। इसके बाद वहाँ बर्फबारी शुरू हो चुकी थी, जिसमें फेंग्यू के साथ साथ प्रिंसेस शुआ काफी ज्यादा इंजॉय करती है। साथ ही साथ में वज्रा मंकी भी इनके साथ इंजॉय कर रहा था, जिसे देखकर अंकल फू काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि काफी ज्यादा लंबे अरसे बाद फेंग्यू को उसने इतना ज्यादा खुश देखा था और वो बर्फबारी में अपने आप को एंजॉय कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हम फेंग्यू को देखते हैं जो कि होली स्पिरिट सेक्ट में एंटर होने के लिए 5 दिन से इंतजार कर रहा था और फाइनली उससे अंदर जाने की इजाजत मिल गई थी। होली स्पिरिट सेक्ट के अंदर पहुंचते ही सबसे पहले फेंग्यू को वहां का स्टैचू दिखाया जाता है और उससे बताया जाता है कि ये होली मास्टर है और सबसे पहले तुम्हें इसे ग्रीट करना होगा। वहाँ मौजूद फेंग्यू के साथ बाकी सारे साथियों ने उस स्टैचू को ग्रीट कर दिया था, लेकिन फेंग्यू उस स्टैचू को ग्रीट नहीं करता है। इसके बाद जैसे ही वो वहाँ से अंदर जाने लग गए थे तो यहाँ पर फेंग्यू को उसके पीछे गर्दन पर वही निशान दिख जाता है, जो कि फेंग्यू ने दरअसल में एम्परर्स की गर्दन पर देखा हुआ था। इसलिए रात के अंधेरे में जब फेंग्यू अपना आराम कर रहा था तो उससे ये बात काफी ज्यादा परेशान कर रही थी कि एम्परर्स एम्परर को धोखा तो नहीं दे रही है और शायद वो होली स्पिरिट सेक्ट के लोगों के साथ मिली हुई हो। अचानक से वहाँ पर एक डिसाइपल भागकर आ जाती है जो कि फेंग्यू से हेल्प मांग रही थी और वो उसे बोल रही थी कि मैं होली स्पिरिट सेक्ट की एक डिसाइपल हूँ और मेरा नाम रू है। वो फेंग्यू को होली स्पिरिट सेक्ट के रिलेटेड एक बात बताती हुई बोल रही थी कि यहाँ पर काफी ज्यादा जुल्म किया जाता है, ये लोग जो बोलते हैं वो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ये लोगों को मार गिराने के बाद उनकी खून से कल्टीवेशन किया करते हैं। फेंग्यू उसकी ये बातें सुनकर उसे गर्दन से पकड़कर दरवाजे में खड़ा कर देता है और वहाँ मौजूद सोल्जर से कहता है कि मैंने इसे पकड़ लिया, मगर उल्टा वो सोल्जर्स तो उस रू नाम की लड़की को ग्रीट करते हैं, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि ये लड़की रूह दरअसल में होली स्पिरिट सेक्ट की एक आला दर्जे पर मौजूद है
है और इसके बाद वो फेंग्यू से कहती है कि तुमने इस टेस्ट को पास कर लिया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रू उसे अपने साथ लेकर सेक मास्टर के पास लेकर आ जाती है जिसका नाम हान होता है। हान दरअसल में पहले से ही फेंग्यू को जानता था, इसलिए वो फेंग्यू से पूछता है कि तुम हमारे सेट को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। इस पर फेंग्यू बताता है कि मैं आप लोगों की इस बात से काफी ज्यादा मुतासिर हूँ कि आप गरीब लोगों की हेल्प किया करते हैं, इसलिए मैं इस आपकी होली स्पिरिट सेट को ज्वाइन करना चाहता हूँ। ये सुनकर मास्टर हान उस पर ट्रस्ट कर लेता है और उसे अपना एक टोकन बनाने के साथ साथ अपने होली स्पिरिट सेट का एक मेंबर भी बना देता है। ये सब कुछ हासिल करने के बाद फेंग्यू वहाँ से चला जाता है, मगर उसके जाते साथ ही तो हान मास्टर रू को बोल रहा था कि मुझे अभी भी फेंग्यू पर शक हो रहा है, इसलिए इस पर नजर जरूर रखना। नेक्स्ट सीन में हम डीसू नाम के लड़के को देखते हैं जो कि पहले होली स्पिरिट सेट को ज्वाइन करने के लिए आया हुआ था और उसे फेंग्यू ने देखा था। अब जैसे ही फेंग्यू उसे देख लेता है तो वो तो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। डीसू होटल में आकर अपने लिए खाना खाने लग गया था, मगर तभी वहाँ पर 3 गुंडे लोग आकर उसका खाना नीचे गिरा देते हैं, जिस पर डीसू गुस्से से उन्हें कहता है कि तुम लोगों को मेरा खाना मेरे सामने फिर से अच्छे से रखना होगा, नहीं तो मैं तुम लोगों को मार दूंगा। अब ये कहने की देर ही थी कि उन तीनों में से एक उस पर हमला कर देता है और इस तरह करते हुए डीसू भी उनसे लड़ने लग जाता है। डीसू उनको एक एक करके मारे गिराया जा रहा था कि अचानक से फेंग्यू वहां पर पहुंचाकर उन्हें ब्लड ब्लेड दिखा देता है, जिसकी वजह से वो डीसू के काने को सही रखकर वहां से भाग जाते हैं। फेंग्यू डीसू से कहता है कि तुम कौन हो और तुम होली स्पिरिट सेट को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो। डीसू से कहता है कि मैं हिडन ड्रैगन सिटी में रहा करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये बात नहीं बता सकता हूँ कि मैं होली स्पिरिट सेट क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ। फेंग्यू से कहता है कि तुम हिडन ड्रैगन सिटी में मेरे रूम्स में रह सकते हो क्योंकि वो सारे रूम्स अब खाली हो चुके हैं, लेकिन अगर तुम होली स्पिरिट सेट को ज्वाइन करना नहीं बताना चाहते हो तो चलो कोई बात नहीं है। अगली सुबह हमें फेंग्यू को दिखाया जाता है जो कि यून फैमिली में पहुंच आ गया था, जहां पर वो देखते हैं कि प्रिंसेस शू तो काफी ज्यादा निराश बैठी हुई थी, इसलिए यहाँ पर अपनी निराशा को खत्म करने के लिए वो फेंग्यू पर बॉल से हमला कर देती है। अब ये देखकर फेंग्यू भी उसे कहता है कि चलो ठीक है, आप और मेरे बीच में एक अच्छी सी फाइट हो जाए। वो दोनों एक दूसरे से फ्रेंडली फाइट शुरू कर देते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे पर पाम अटैक करने लग गए थे, तो तभी वो दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा नजदीक आ चुके थे, जिससे वो दोनों शर्मा जाते हैं। अचानक से इन दोनों पर किसी ने आकर हमला कर दिया था, जिससे फेंग्यू जल्दी से प्रिंसेस शुआ की जान बचाती हुई उसे वहां से हटा देता है। ये डिसाइपल दरअसल में प्रिंसेस शुआ का फियोंसी होता है, जिसके आते ही वो प्रिंसेस शुआ से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ जाना होगा, जिसे देखकर फेंग्यू उस पर गुस्से से कहता है कि तुम कौन हो और प्रिंसेस शुआ को क्यों यहाँ से लेकर जाना चाहते हो। जिसे सुनकर उसका फियोंसी उस पर गुस्सा हो जाता है और उसने फेंग्यू को कॉलर से पकड़ लिया था और वो दोनों एक दूसरे को चैलेंज कर देते हैं। तभी फेंग्यू अपनी ताकत दिखाने के लिए अपने दोनों दोस्तों डीसू और स्वान को बुला लेता है, जिसे देखकर तो वो डिसाइपल भी अब डर जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फेंग्यू से कहता है कि अगर हम दोनों के बीच में चैलेंज हो जाए, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो तुम प्रिंसेस को अपने साथ लेकर चले जाना। और इस तरह करते हुए वो डिसाइपल फेंग्यू का ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए बैटल अरीना में आ जाते हैं। प्रिंसेस शुआ के स्वानसी का नाम चैंग होता है और हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में एक अच्छी सी लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां पर चैंग गुस्सा होकर एक ऊपर की तरफ जोर से जंप लगा देता है और जंप लगाते साथ ही उसने फेंग्यू पर थंडर लाइटिंग से अटैक कर दिया था, जिसे रोकने में फेंग्यू को काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी, मगर फाइनली फेंग्यू थंडर लाइटिंग अटैक्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और चैंग पर हमला करके उसे काफी ज्यादा घायल कर देता है। ये सब कुछ दरअसल में फेंग्यू ने अपनी डिवाइन पैटर्न टेक्निक की वजह से किया था। अब वो दोनों एक दूसरे पर और भी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे, इसलिए जैसे ही वो दोनों एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हुए हमला करने लग जाते हैं, तो तभी वहाँ पर मास्टर हान आ जाते हैं, जो कि डिसाइपल चैंग को बताते हैं कि तुम फेंग्यू के साथ ना ही लड़ो तो बेहतर होगा, क्योंकि फेंग्यू तुमसे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। फेंग्यू को मैं जानता हूँ, इसलिए तुम्हें उसके साथ लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। चैंग का ताल्लुक दरअसल में ब्लड गॉड सेक्ट से होता है। अब हान की बात मानकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन हान मास्टर फेंग्यू को बोल रहा था कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर तुम बार बार ऐसा करते रहोगे तो ब्लड गॉड सेक्ट और होली स्पिरिट सेक्ट के बीच में आपस में ही लड़ाई शुरू हो जाएगी, जो कि हम दोनों के लिए अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट सीन में हमें ट्रेनिंग सेशन का मंजर दिखाया जाता है, जहां पर डीसू खड़ा होकर मास्टर फू के ट्रेनिंग टेक्निक्स को देख रहा था और मास्टर फू से कहता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग टेक्निक्स काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है। ये सुनकर मास्टर फू डीसू पर गुस्सा होकर उसे कहता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ यही टेक्निक्स सिखाते सिखाते। ये सुनकर डीसू उस पर अपने स्वाड रख देता है, जिससे मजबूरन अंकल फू को हार माननी पड़ जाती है और फेंग्यू भी ये सब कुछ देखकर उसके मजे ले रहा था। नेक्स्ट सीन में हम मास्कमैन के साथ 4 गोल्डन ड्रैगन गॉड्स को देखते हैं, जो कि आपस में बात कर रहे थे कि कल ही फेंग्यू ने चैंग को हरा दिया है, जिसकी वजह से होली स्पिरिट सेक्ट और साथ ही साथ में ब्लड गॉड सेक्ट
के बीच के ताल्लुकात खराब हो चुके हैं। ये सुनकर मास्कमैन उनसे कहता है कि अच्छा ये तो अच्छा हो गया है कि अगर वो दोनों सेक्ट एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे तो इसमें हम लोगों का फायदा होने वाला है। नेक्स्ट सीन में हम फेंग्यू को देखते हैं जो कि अंकल फू और प्रिंसेस शुआ के साथ डिनर कर रहा था कि अचानक से वहाँ पर कोई आ गया था और जैसे ही वो दोनों उसे चेक करते हैं तो वो लड़की साव होती है जो कि काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी। फेंग्यू उसे उठाकर अपनी बेड पर लेकर आ गया था। जैसे ही शाओ को होश आ जाता है तो वो फेंग्यू को बताती है कि हमारा सारा ट्राइब डिस्ट्रॉय हो चुका है। फ्लैशबैक सीन में हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे मास्कमैन लोगों ने उनके ट्राइब को डिस्ट्रॉय कर दिया था और इर्द गिर्द आग फैला दी थी। यहाँ पर हमें होली मास्टर को दिखाया जाता है जो कि ट्राइब मास्टर से कुछ चीज मांग रहा था लेकिन ट्राइब मास्टर उसे देने से इनकार कर देता है और इस तरह करती हुई होली मास्टर ने ट्राइब मास्टर को वहीं पर ही खत्म कर दिया था। प्रेजेंट में शाओ से बता रही थी कि उन सारे लोगों ने मास्क पहने हुए थे जिससे फेंग्यू समझ जाता है कि ये काम गोल्डन ड्रैगन गॉड के लोगों का है क्योंकि वो जिस जगह पर भी हमला करने के लिए जाते हैं तो वो मास्क जरूर पहन कर जाते हैं। फेंग्यू शाओ को दिलासा देते हुए बोल रहा था कि अगर ये काम गोल्डन ड्रैगन गॉड के लोगों ने किया होगा तो मैं तुम्हारा बदला लेने में जरूर हेल्प करूंगा क्योंकि गोल्डन ड्रैगन गॉड के लोगों से पहले ही मेरी दुश्मनी है। फेंग्यू जैसे ही उसका हेल्प करने के लिए मान गया था तो शाओ उसे एक कीमती सा ट्रेजर दे देती है। अगली सीन में हम फेंग्यू को देखते हैं जो कि मास्टर के पास आ गया था और उसे वही ट्रेजर दिखाता है जिसे देखकर मास्टर से कहता है कि अरे ये तुम्हें कहाँ से मिला, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल ट्रेजर है। जिस पर फेंग्यू उसे बताता है कि ये डोंगी ट्राइब के लोगों पर हमला हो गया था लेकिन वहाँ की एक लेडीज बच चुकी है जिसने मुझे ये ट्रेजर दिया है। फेंग्यू जैसे ही उस जगह से बाहर आ रहा था तो बीच रास्ते में उसे प्रिंसेस शुई मिल जाती है जिसका हाथ एक लड़के ने पकड़कर उसे अपने साथ लेकर जा रहा था जिसे देखकर फेंग्यू शॉक रह जाता है। फेंग्यू उस लड़के से पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर प्रिंसेस शुआ से बताती है कि ये मेरा भाई है और मुझे अपने आइस सिटी में वापस लेकर जा रहा है। इस मर्तबा फेंग्यू उसे रोक भी नहीं पा रहा था। नेक्स्ट सीन में हम मास्टर हान को देखते हैं जो कि होली स्पिरिट सेक्ट मास्टर के पास आया हुआ था और उसे वही सेम पिल ट्रेजर दे देता है जो कि उससे फेंग्यू ने दिया था। दूसरी तरफ हम फेंग्यू को देखते हैं जो कि अपने ग्रीन हाउस में वापस आ गया था। ये ग्रीन हाउस दरअसल में फेंग्यू ने एक बैट में जीता हुआ था और उस बैट में जीतने के बाद उसकी सरबराही एक लेडीज को दे दी थी। फेंग्यू के वहां पर आते ही वो उस लेडी से पूछता है कि क्या मुझे यहाँ पर मिस्टर जियांग मिल सकता है, जिस पर वो बताती है कि हाँ वो यहाँ पर अवेलेबल तो है लेकिन इस समय वो काफी ज्यादा गुस्से में है। लेकिन फिर भी फेंग्यू मास्टर जियांग के साथ मिलने के लिए चला गया था जहाँ पर मास्टर जियांग को फेंग्यू बोल रहा था कि मुझे पता है कि आपके ओहदे को मास्टर हान को दे दिया गया है जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा गुस्से में हो, लेकिन मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिसका यूज करके तुम अपने ओहदे को वापस ले सकते हो। और वो प्लान फेंग्यू उसके कान में चुपके से बता देता है। जैसे ही फेंग्यू वहाँ से बाहर आ जाता है वहाँ पर वो एक लड़की को देखता है जो कि बिल्कुल ही लिंगर की तरह दिख रही थी। जैसे ही फेंग्यू उसे देखता है तो वो लिंगर नहीं थी, वो कोई और लड़की थी जिसे ली खरीद कर लेकर आया हुआ था। फेंग्यू उसे कहता है कि तुम इस लड़की को आजाद कर दो। ये सुनकर ली उस पर गुस्सा हो जाता है मगर फेंग्यू उसे कहता है कि मैंने तुमसे अपना पिछला बदला भी लेना है क्योंकि तुम मेरी फैमिली पर हमला करने के लिए मेरे घर पर आए हुए थे और मुझे अभी तुमसे वो बदला भी लेना है। फेंग्यू उस पर हमला करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया था और अपनी ब्लड ब्लेड को भी निकाल लेता है जिसे देखकर ली अपने साथियों समेत वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में प्रिंसेस शुआ फेंग्यू को अपने साथ अपने फादर का इलाज करने के लिए लेकर आ जाती है क्योंकि प्रिंसेस शुआ के फादर की तबीयत काफी ज्यादा खराब होती है, इसलिए फेंग्यू उसे जल्दी करके हील करना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पर फेंग्यू को किंगशू की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही फेंग्यू बाहर आ जाता है तो वो देखता है कि ली के कुछ लोग तो किंगशू को अपने साथ फिर से वापस लेकर जा रहे हैं, इसलिए फेंग्यू उसके पीछे पड़ गया था और उन पर हमला करके उनके एक साथी को तो वहीं पर ही मार गिरा देता है। तभी दूसरी तरफ से डीसू भी ली को पकड़कर लेकर आ जाता है जिसे देखकर फेंग्यू उस पर अपना पांव रखकर कहता है कि तुमसे तो अभी बदला लेने का वक्त आ गया है। ये कहते हुए फेंग्यू उस पर ब्लड ब्लेड से हमला करने ही वाला था लेकिन ली उसे कहता है कि क्या तुम अपने फादर के मर्डर के रिलेटेड नहीं जानना चाहते हो, जिसे सुनकर फेंग्यू उस पर हमला रोक देता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे फादर के कातिल होली मास्टर हैं, लेकिन ली उससे बताता है कि नहीं, होली मास्टर ने तो तुम्हारे फादर को मारने का प्लान किया था, असल में कातिल कोई और है। फेंग्यू उससे पूछता है कि मुझे जल्दी से बताओ कि कातिल कौन है, जिस पर ली उसे बताता है कि कातिल तुम्हारा भाई है। ये सुनकर फेंग्यू काफी शौक रह गया था और उससे कहता है कि अगर तुम्हारी ये बात झूठी निकली तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये कहते साथ ही फेंग्यू ली की सारी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करके उसे नीचे गिरा देता है और उसे कह रहा था कि अभी मैं तुम्हें जरूर खत्म कर दूंगा अगर ये तुम्हारी बात झूठी निकली। नेक्स्ट सीन में हम फेंग्यू के बड़े भाई जीयू को देखते हैं जो कि अपने फादर यूनटियान की कब्र पर बैठा हुआ रो रहा था और वो बोल रहा था कि अगर 7 साल पहले मुझे होली मास्टर ने कंट्रोल ना किया होता तो उस दिन मैं तुम्हें कभी भी नहीं मार पाता और जिसकी वजह से आज के दिन भी मैं पछता रहा
रहा हूँ कि तभी यहाँ पर वो अपना मास्क पहन लेता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि मास्क मैन दरअसल में जीयू है, जो कि फेंग यू का बड़ा भाई है। नेक्स्ट सीन में हम फेंग यू के घर को देखते हैं, जहाँ पर उससे वो कीमती पेल ट्रेजर लेने के लिए दो लोग आए हुए थे कि तभी उनका सामना मास्टर हान के साथ हो जाता है और हम देखते हैं कि वो दोनों दरअसल में स्पिरिचुअल सीरियल के थर्ड लेवल पर पहुंचे हुए थे और इस तरह करते हुए मास्टर जियांग भी वहां पर पहुंचा जाते हैं और हम देखते हैं कि मास्टर हान और जियांग उनसे मिलकर अच्छे से फाइट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर दरअसल में एक गड़बड़ और भी थी और वो ये थी कि हान ने दरअसल में जियांग का ओहदा ले रखा था, जिसकी वजह से जियांग उस पर गुस्सा हो गया था और पीठ पीछे से उसे छुरा घोंप देता है और ये दूर खड़ा हुआ फेंग यू भी देख रहा था। ये सारा प्लान दरअसल में फेंग यू का होता है। फेंग यू ने मिस्टर जियांग को बोला था कि तुम हान को मार दो, तो इस तरह करके हमारे हान से अपनी जान छूट जाएगी। जैसे ही मास्टर जियांग उसे खत्म कर देता है, फेंग यू भी वहां पर आ गया था और वो दोनों सोच रहे थे कि हम इसकी बॉडी को अब कहां पर छुपा ले कि तभी हम देखते हैं कि वहां पर होली स्पिरिट सेट के मास्टर आ जाते हैं, जो कि उन दोनों को बोलते हैं कि हान को किसने मारा है, जिस पर फेंग यू से कुछ पेल दिखाती हुई कहता है कि ये हान दरअसल में इन दोनों पेल्स की वजह से मारा जा चुका है, क्योंकि यहाँ पर इस पर हमला करने के लिए कुछ लोग आए हुए थे और हम उन्हें नहीं बचा पाए, जिसकी वजह से हान हमारे सामने ही मारा जा चुका है। अब ये सारी बातें सुनकर होली स्पिरिट सेट का मास्टर उनकी बातें मान जाता है और उनसे कहता है कि चलो ठीक है, मैं आगे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करने वाला हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें फेंग यू को दिखाया जाता है, जो कि अपने रूम में बिस्तर पर लेटा हुआ सो रहा था कि अचानक से वहां पर उसके पास एक असैसन आ जाता है। यहाँ पर वह असैसन आगे आते हुए फेंग यू पर हमला कर देता है, मगर हम देखते हैं कि वो दरअसल में फेंग यू का इल्यूजन होता है, जो कि गायब हो जाता है। फेंग यू उसकी पीछे आकर उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर हर जगह मेरे दुश्मन है, इसलिए मैं हर जगह पर अपने इल्यूजन्स को रखता हूँ ताकि मैं अपनी जान बचा सकूँ। ये कहते साथ ही उस असैसन को गुस्सा आ गया था, जो कि फेंग यू पर हमला कर देता है। असैसन के फेंग यू के साथ लड़ते लड़ते वो समझ जाता है कि फेंग यू मुझसे ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो भाग चला जाता है, मगर बीच रास्ते में उसका सामना डीसू से हो जाता है। डीसू उसके जिस्म पर बनी हुई बैच को देखकर कहता है कि अरे ये तो सोल चेसिंग पवेलियन से ताल्लुक रखता है। वो डिसाइपल जैसे ही डीसू को देखता है तो उसने तो डीसू को पहचान लिया था और वो उससे कहता है कि तुम भी सोल चेसिंग पवेलियन के एक डिसाइपल हुआ करते थे। ये देखकर तो दूर फेंग यू भी चुपके से सुन रहा था, जिसे सुनकर फेंग यू भी हैरान रह जाता है कि अरे डीसू भी पहले एक असैसन हुआ करता था कि तभी यहाँ पर फेंग यू बीच में आते हुए उस असैसन को खत्म कर देता है। असैसन के मारे जाने के बाद फेंग यू डीसू से पूछता है कि क्या तुम एक असैसन हो, जिस पर वो बताता है कि मैं असैसन इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपने फादर को मारना चाहता हूँ, उसने मेरे मॉम को मारा था और मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। फेंग यू से पूछ रहा था कि तुम्हारा फादर कौन है, जिस पर वो उसे बताता है कि वो होली स्पिरिट सेक्ट में मौजूद डीनू नाम का शख्स है, जिसे मैं खत्म करना चाहूंगा। नेक्स्ट सीन में हम फेंग यू को देखते हैं, जो कि मास्टर जियांग के साथ जा रहा था। मास्टर जियांग उसे एक सीक्रेट जगह पर लेकर आ जाता है, जहाँ पर एक सोल पाउंड होती है और उसके अंदर काफी ज्यादा ट्रेजर्स मौजूद थे। मास्टर जियांग से कहता है कि तुम खुद को होली स्पिरिट सेक्ट का एक ऑफिशियल मेंबर बनाना चाहते हो तो तुम्हें सोल पाउंड के अंदर जाना पड़ेगा। तभी यहाँ पर फेंग यू आगे बढ़ती हुई अपने सोल से पूछता है कि क्या ये जगह सही है। ब्लैक सोल उसे बताता है कि अगर तुम इस जगह के अंदर एंटर हो जाते हो तो होली मास्टर तुम पर अपना कंट्रोल इजीली कर सकेंगे, इसलिए फेंग यू तुम्हें यहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है, ये गलती कभी भी मत करना। होली स्पिरिट सेक्ट का मास्टर डीनू और मास्टर जियांग ये दोनों एक दूसरे के साथ आपस में मिले हुए थे, जो फेंग यू को धोखा देना चाहते थे, इसलिए फेंग यू मास्टर जियांग पर हमला कर देता है। तभी वहाँ पर मास्टर डीनू भी आ जाते हैं, जो कि फेंग यू को बोल रहा था कि ये हमारा ही प्लान था और हम लोग नहीं चाहते थे कि तुम होली मास्टर पर कब्जा कर लो। फेंग यू इनकी ये बातें सुनकर आग बगोला हो चुका था। साथ ही साथ में मास्टर डीनू फेंग यू को ये ऑफर भी करता है कि हम तुम्हें जाने देंगे अगर तुम हमें इमोर्टल मिल्क लिक्विड और ड्रैगन स्पिरिट हर्ब दे दोगे, मगर फेंग यू इन्हें ये दोनों चीजें नहीं देना चाहता था, इसलिए मास्टर जियांग उस पर हमला कर देता है, जिसे फेंग यू ने अपने ब्लड ब्लेड से रोक लिया था। मास्टर जियांग फेंग यू पर दूसरे हाथ से कोल्ड पाम टेक्निक से हमला करता है ताकि वो जल्दी से फेंग यू को फ्रीज कर दे, लेकिन फेंग यू अपनी डिवाइन पावर को एक्टिवेट करके उस फ्रीजिंग पावर से खुद को आजाद कर लेता है। ये सब कुछ होता हुआ देखकर मास्टर जियांग फेंग यू पर गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि मेरा लेवल तुमसे कई गुना ज्यादा का लेवल है। ये कहते हुए वो फेंग यू पर फिर से हमला करने लग गया था, लेकिन फेंग यू उस पर काफी ज्यादा स्लैश अटैक करके उसे वहीं पर ही मार देता है। तभी यहाँ पर ये सब कुछ होता हुआ देखकर मास्टर डीनो फेंग यू से कहता है कि अरे बच्चे तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल हो। अभी ये कहने की देर ही थी कि वहाँ पर डीसू आ जाता है, जो कि मास्टर डीनो पर हमला कर देता है, जिसे मुश्किल से उसने डॉज कर दिया था और वो डीसू को पीछे हटाकर डीसू को बोल रहा था कि अरे बच्चे अब तुम यहाँ पर कौन आ गए हो, मुझसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है। डीसू से कहता है कि मैं वो हूँ जो तुम्हें मारने के लिए आया हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे अपनी मोम का
बदला ले लूं। तभी फेंग्यू उससे कहता है कि डीसू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर डीसू फेंग्यू को जवाब देता है कि मुझे यहाँ से मत जाने दो, क्योंकि मैंने अपनी मॉम से वादा किया था कि मैं तुम्हारा बदला अपने हाथों से लेकर रहूंगा, इसलिए मुझे अपना बदला लेने दो। ये सुनकर मास्टर डीनू ने भी पहचान लिया था कि ये लड़का कौन है, इसलिए वो जल्दी जल्दी से उस पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है, क्योंकि डीनू डीसू से काफी ज्यादा पावरफुल होता है। डीसू भी खुद को हारता हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए वो लाइफ बर्निंग स्केल को एक्टिवेट कर देता है, जो कि एक्टिवेट करते साथ ही वो डीनू पर हमला करके उसके साथ लड़ाई करना शुरू कर देता है। दूर खड़ा हुआ फेंग्यू भी ये सारा नजारा देख रहा था और उसे लगने लगा था कि अगर डीसू ज्यादा देर तक इस एनर्जी को एक्टिवेट करके रखेगा तो उससे उसकी जान जा सकती है। दूसरी तरफ हम डीसू को देखते हैं जिसका अपीयरेंस अब चेंज होने लग गया था और वो सारे का सारा बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। ये सारे का सारा कमाल दरअसल में इस टेक्निक का था, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, मगर उसे तकलीफ होने के साथ ही साथ में वो डीनू पर भारी भी पड़ रहा था, क्योंकि इसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ काफी गुना बढ़ चुकी थी। तभी यहाँ पर उन दोनों के लड़ते लड़ते काफी ज्यादा तेज एनर्जी पैदा हो गई थी, जिससे वहाँ पर फेंग्यू को कुछ नजर ही नहीं आ रहा था कि अचानक से वो दोनों इसके सामने अपीयर हो जाते हैं, जहाँ पर हमें काफी ज्यादा खौफनाक मंजर देखते हैं। मास्टर डीनू ने छोटे बच्चे डीसू की पीठ में अपनी तलवार को घोंप दिया था, जिस पर डीसू अपनी मॉम से मुखातिब होकर बोल रहा था कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं तुम्हारा बदला नहीं ले सका हूँ। डीसू को मरता हुआ देखकर फेंग्यू डीनू पर काफी आग बगोला हो जाता है, इसलिए वो डीसू की स्वॉर्ड उठाकर डीनू पर हमला करना शुरू कर देता है और उसने डीसू की स्वॉर्ड से काफी ज्यादा स्लैश अटैक कर दिए थे। फेंग्यू अपनी 1000 शैडो टेक्निक को एक्टिवेट करके डीनू को मारने ही लगा था, लेकिन वो उसे अपनी डेथ गेम में फंसाकर एक आउटर वर्ल्ड में पहुंचा देता है, जहां पर फेंग्यू की आंखें भी व्हाइट हो चुकी थी और उसे कुछ इर्द गिर्द नजर ही नहीं आ रहा था। फेंग्यू वहां से खुद को आजाद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो खुद को वहां से आजाद कर ही नहीं पा रहा था। अब मास्टर डीनू भी उसके पास पहुंचा गया था और उसे कहता है कि ये मेरी दुनिया है, इसलिए तुम खुद को इस दुनिया से कभी भी आजाद नहीं कर पाओगे। ये सुनते हुए फेंग्यू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फेंग्यू ने अपने इर्द गिर्द एक स्ट्रॉन्ग सील बना ली थी। उस सील को तोड़ने के लिए डीनू लगातार उस पर हमला करना शुरू कर देता है, जिस पर ब्लैक सोल फेंग्यू को बोल रहा था कि अगर तुम अपनी सोल टेक्निक को देखकर एक्टिवेट कर लोगे तो तुम इर्द गिर्द देख सकोगे। जैसे ही डीनू ने फेंग्यू के इर्द गिर्द मौजूद सील को तोड़कर उस पर हमला करने के लिए नजदीक आ चुका था, तो तभी फेंग्यू ने सोल टेक्निक एक्टिवेट करके उसे देख लिया था और उसे हटा देता है, जिसे देखकर डीनू हैरान था कि फेंग्यू अब देखने के काबिल कैसे बन चुका है। फेंग्यू से कहता है कि तुम यहाँ पर आम लोगों को तो मार सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। ये कहते साथ ही फेंग्यू उस पर एक जोर से हमला करके मास्टर डीनू को नीचे गिरा देता है। नेक्स्ट सीन में हम होली मास्टर को देखते हैं, जो कि अपने पास कलेक्ट किए हुए सारे ट्रेजर्स को एक कॉफिन में डाल कर कह रहा था कि फाइनली वो दिन आ गया है जिस दिन का मैं सालों से इंतजार कर रहा था, क्योंकि होली मास्टर जैसे ही इन सारी चीजों को कलेक्ट करके रिफाइन कर लेगा तो वो फिर से काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा और इस दुनिया पर राज करने के काबिल भी बन जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम अंकल फू को देखते हैं, जो कि फेंग्यू की 3 दिन से ना आने की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो गया था। दूसरी तरफ हम फेंग्यू को देखते हैं, जिस पर ब्लैक सोल ने हमला कर दिया था, जिसे मुश्किल से फेंग्यू अपनी जान बचा रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि वो फेंग्यू तो पाउंड में होता है, जहां पर सोल पाउंड में फेंग्यू की इर्द गिर्द काफी ज्यादा सोल होती है, जो कि फेंग्यू के पास आकर उसकी सोल को चूसने शुरू कर देती है। दूसरी तरफ उसका नजारा उसका ब्लैक सोल भी देख रहा था। ब्लैक सोल फेंग्यू को बताता है कि ये जितने भी सोल पाउंड में फंसे हुए हैं तुम इन्हें रिफाइन करना शुरू कर दो ताकि ये आजाद हो जाए। फेंग्यू ऐसा ही करता है और उन सारे सोल को आजाद करके खुद भी उस जगह से फाइनली बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ हम फ्यूना को देखते हैं, जो कि होली स्पिरिट सेक्ट में आ जाती है और वहां पर आते ही सारे सोल्जर्स को मार गिरा देती है और उस जगह की लीडर को गले से पकड़कर उससे पूछ रही थी कि फेंग्यू कहां पर है। रूह उसे बोल रही थी कि मैं नहीं जानती हूँ कि फेंग्यू कहां पर होगा, जिस पर फ्यूना गुस्सा होकर उसे मार गिरा देती है। दूसरी तरफ हम फेंग्यू को देखते हैं, जिसने सोल पाउंड पर अपना पूरा कंट्रोल कर लिया था और उसके अंदर मौजूद सारी एनर्जीज को अपनी बॉडी में ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा बड़ी येलो लाइटिंग दिखाई जाती है। इस येलो एनर्जी का ये मतलब था कि फेंग्यू ने सोल पावर की लेवल 4 को हासिल कर लिया है और अब वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। दूसरी तरफ हम ब्लैक सोल को देखते हैं, जो कि फेंग्यू की एनर्जी इंक्रीज हो जाने की वजह से उसे अपनी बॉडी में ट्रांसफर करने लगा था और इस एनर्जी को अपनी बॉडी में ट्रांसफर करते साथ ही तो ब्लैक सोल का अपीयरेंस यानी कि उसकी शेप भी बिल्कुल चेंज हो जाती है और वो अपने एक न्यू लुक में आ गया था। यहाँ पर ब्लैक सोल की पावर और एनर्जी इंक्रीज हो जाने की वजह से वो फिर से फेंग्यू की बॉडी से खुद को आउट ऑफ कंट्रोल
कंट्रोल करना चाहता था और वो फिर से फेंग्यू को गुलाम बनाने के लिए उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो फेंग्यू को इर्द गिर्द से जंजीरों में जकड़ देता है। फेंग्यू फिर से बुरी तरीके से फंस चुका था, इसलिए वो ब्लैक सोल से कहता है कि क्या तुम्हें अपना वादा भूल गया है, जिस पर वो उसे बोल रहा था कि अब मैं भगवान बन चुका हूँ। अब ये बात सुनकर फेंग्यू काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। अचानक से फेंग्यू की बॉडी के इर्द गिर्द जकड़े हुए जंजीर खुद ही गायब हो जाते हैं। अब ये देखकर तो ब्लैक सोल हैरान रह जाता है और उसे भी पता चल जाता है कि फेंग्यू और मेरी पावर जितनी एक जितनी ही है। ब्लैक सोल फेंग्यू को बताता है कि जब कोई भी शख्स 8 साल का हो जाता है तो वो अपनी गॉड मेमोरीज को एक्टिवेट करता है। जब तुमने अपनी गॉड मेमोरीज को एक्टिवेट किया था तो तुम्हें मैं यानी कि ब्लैक सोल मिल गया था। ये सुनकर फेंग्यू थोड़ा बहुत तो परेशान हो ही जाता है, मगर वो ब्लैक सोल से कहता है कि अच्छा तो इसका ये मतलब कि मेरी मॉम गॉडेस थी। लेकिन वो फेंग्यू से कहता है नहीं, तुम्हारी मॉम नहीं बल्कि हम दोनों की मॉम। फेंग्यू से बोल रहा था कि अभी मुझे और भी ज्यादा पावरफुल होना है, जिसमें तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए होगी। अब ये कहते साथ ही वो सोल पाउंड पर हमला करना शुरू करता है ताकि वो खुद को सोल पाउंड से आजाद कर सके। यहाँ पर मौजूद ये आवाजें फ्यूना को भी सुनाई देती है, इसलिए फ्यूना भी इसी तरफ आने लग गई थी और हम देखते हैं कि फाइनली फेंग्यू सोल पाउंड से खुद को आजाद कर देता है। और दूसरी तरफ हम होली मास्टर को देखते हैं जिसका कॉफिन का सिस्टम भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ पर फ्यूना के फेंग्यू के पास पहुंचाकर वो फेंग्यू को एक थप्पड़ लगाकर बोलती है कि मैंने तो तुमको बोला था कि मेरे भी इजाजत के बिना तुमने कोई काम नहीं करना है। तभी वहाँ पर अंकुल फू और उसके बाकी सारे साथी भी पहुंचा जाते हैं। यहाँ पर फेंग्यू उन्हें डीसू की डेड बॉडी दिखाता है, जिसे देखकर तो वो सारे इमोशनल हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम गोल्डन ड्रैगन गॉड की उन 4 लोगों के साथ साथ मास्कमैन को देखते हैं, जो कि मास्कमैन दरअसल में फेंग्यू का भाई होता है। यहाँ पर ये चारों मास्टर अभी अभी होली मास्टर के कंट्रोल से बाहर आ गए थे क्योंकि उसका कॉफिन डिस्ट्रॉय हो चुका था। अब हम देखते हैं कि वो पांचों ये प्लानिंग करते हैं कि हम किस तरह से होली मास्टर को मार देंगे। नेक्स्ट सीन में हम फेंग्यू, अंकुल फू और फ्यूना को देखते हैं जो कि डीसू की कब्र पर आए हुए थे। फेंग्यू डीसू को बोल रहा था कि मैंने तो तुम्हारा बदला पूरा कर लिया है, इसलिए तुम्हें अब शांति हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम एम्पेरर के साथ उसकी क्वीन को देखते हैं, जहाँ पर क्वीन वहाँ पर उसके लिए कुछ साउंड बजाना शुरू करती है और उस साउंड की बजाते साथ ही तो वो क्वीन एम्पेरर को फुली अपने कंट्रोल में कर लेती है। क्वीन उसे पूछती है कि जेड एम्पीरियल पेल कहाँ पर है, जिस पर एम्पेरर उसे कहता है कि हाँ ये ले लो। वो एम्पेरर दरअसल में अब क्वीन के कंट्रोल में आ चुका था, इसलिए क्वीन उससे वो पेल लेकर 2 लोगों को थमा देती है जो कि वो मास्कमैन तक पहुंचा देंगी। नेक्स्ट सीन में हम होली मास्टर को देखते हैं जो कि एक शख्स को हुक्म देता है कि मुझे जल्दी जल्दी से फेंग्यू को पकड़ कर लाया जाए, इसलिए वो फेंग्यू को पकड़ने के लिए निकल जाता है। तभी यहाँ पर होली मास्टर के पास 2 लोग आ जाते हैं जिन्हें दरअसल में फेंग्यू के भाई यानी कि मास्कमैन ने भेजा हुआ था ताकि वो जान सके कि होली मास्टर का अगला मूव कौन सा है। जैंग नाम का वो वॉरियर होली मास्टर के कहने पर फेंग्यू को पकड़ने के लिए उसके घर आया हुआ था और उसके घर को डिस्ट्रॉय कर देता है, मगर फेंग्यू उसे कहीं भी नहीं मिलता। नेक्स्ट सीन में हम फेंग्यू को कल्टीवेशन करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर फेंग्यू अपनी डिवाइन बॉडी के 2nd चैप्टर की कल्टीवेशन कर रहा था। फेंग्यू की यहाँ पर कल्टीवेशन करते करते वो एक बड़े से पेल को क्रिएट कर लेता है, जिसे देखकर फेंग्यू काफी ज्यादा खुश लग रहा था। लेकिन ब्लैक सोल उसे कहता है कि तुम्हें 9 और भी इस तरह के पिल्स बनाना होंगे। फेंग्यू ने यहाँ पर दरअसल में ट्रू युआन रियलम के 2nd लेवल से डायरेक्टली ब्रेक थ्रू करके 5th लेवल पर पहुंचा चुका था, जिससे वो और भी ज्यादा एक्साइटेड और खुश लग रहा था। नेक्स्ट सीन में हम फेंग्यू को रियल वर्ल्ड में देखते हैं कि अचानक से उसे कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो अपनी सोल टेक्निक को एक्टिवेट करता है और वो दूर जाकर अंकल फू को देखता है जिसे किसी ने काफी ज्यादा गैल कर दिया था। फेंग्यू उसके पास आकर उसे पूछता है कि ये हाल तुम्हारा किसने किया, जिस पर अंकल फू उसे बताता है कि चैन हमारी फैमिली में आया हुआ था और उसने आते साथ ही हमारे फैमिली को जलाकर राख कर दिया। अब अगली पल हम देखते हैं कि फेंग्यू मास्टर चैंग से मिलने के लिए पहुंचा चुका था। फेंग्यू के डायरेक्टली चैंग के पास पहुंचते ही वो उस पर हमला करना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि फेंग्यू चैंग पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था क्योंकि उसने अपनी डिवाइन पावर की 2nd चैप्टर की कल्टीवेशन कंप्लीट कर ली थी, जिससे उसकी पावर काफी एनहांस हो चुकी थी। फेंग्यू उसे मारने और खत्म करने के लिए अपनी ब्लड ब्लेड निकालकर उसकी थंडर लाइटिंग अटैक्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखकर तो चैन काफी ज्यादा हैरान था और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। नेक्स्ट सीन में हम होली मास्टर को देखते हैं जो कि स्नो ड्रैगन माउंटेन में आ चुका था और वहाँ पर उसके 4 मेंबर्स भी थे जिन्हें वो कैंडी दे देता है, जो कि दरअसल में एक ऐसी कैंडी थी जो कि उनकी बॉडी पर कर्स लगाकर उन्हें फुली अपने कंट्रोल में कर लेता था। यहाँ पर उस लड़की को पता चल जाता है कि होली मास्टर को हमारे गद्दार होने का पता चल गया है, क्योंकि जैसे ही होली मास्टर को गद्दार होने का पता चल जाए तो वो यही कैंडी उन लोगों को दे देता है, जिसकी वजह से वो उन सारे लोगों को अपने कंट्रोल में भी कर लेता है। तभी वहाँ पर क्वीन भी आ जाती है जो कि इन चारों को कहती है कि तुम लोग हैरान जरूर होगे कि आप लोगों का पता होली मास्टर को कैसे चल गया
है कि तुम गद्दार हो, जिस पर वो क्वीन बताती है कि जब तुम दोनों वो पिल लेने के लिए आए हुए थे उस टाइम पर तो उस पिल के रिलेटेड मैं और होली मास्टर जानते थे, तो तुमको किसने बताया था? इसलिए मैं जान गई कि तुम गद्दार हो और तुम्हें पहले से ही ये बात इल्म हो चुकी थी। इसकी वजह से मैं जान गई हूँ कि तुम लोग गद्दार हो। यहाँ पर वो चारों मिलकर कह रहे थे कि हम 4 हैं और ये 2 हैं, इसलिए हम इन दोनों को हरा देंगे। मगर तभी यहाँ पर वो लड़की उन चारों में से गद्दार निकली और अपने एक साथी को मार देती है। उस लड़की को अपने एक साथी को मारने के बाद वो होली मास्टर से कहती है कि मैंने साबित कर दिया कि मैं आपके साथ लॉयल हूँ, लेकिन होली मास्टर उस लड़की को खत्म कर देता है। तभी यहाँ पर होली मास्टर ने बाकी बचे हुए 2 लोगों को भी मार दिया था। दूर खड़े होकर हम फ्यूना को देखते हैं जो कि चट्टान के साथ चुपके चुपके से ये सब कुछ देख रही थी, क्योंकि वो उस क्वीन का पीछा करती हुई यहाँ तक पहुंची थी। दूसरी तरफ हम चैन को देखते हैं जो कि फेंग्यू के साथ लड़ने के लिए अपनी गोल्डन आर्मर बॉडी एक्टिवेट कर देता है। अब जैसे ही फेंग्यू उस पर ब्लड ब्लेड से हमला कर रहा था तो उसकी गोल्डन आर्मर बॉडी पर फेंग्यू की ब्लड ब्लेड का कुछ असर नहीं हो रहा था। तभी यहाँ पर फेंग्यू अपनी 1000 शैडो टेक्निक के साथ साथ अपनी सोल टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिसमें से वो ब्लड ब्लेड की काफी ज्यादा क्लोन बनाकर चैंग पर एक जोर से ऊपर से हमला करके उसे वहीं पर ही काम तमाम कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम होली मास्टर को देखते हैं जो जेड एम्पीरियल सील यानी कि जो सील एम्पेरर से क्वीन लेकर आ गई थी उसे एक्टिवेट करके वहां पर एक ड्रैगन एक्टिवेट कर देती है, जो कि देखते साथ ही वहां पर उसका कलर भी चेंज होकर ब्लू हो गया था। और उस ड्रैगन के कलर चेंज होने के साथ साथ उसके अंदर सोचने और समझने की पावर भी आ चुकी थी, इसलिए वो डायरेक्टली होली मास्टर पर हमला करता है। मगर होली मास्टर ने हमले को डोज कर दिया था और अब होली मास्टर उस ड्रैगन के साथ खुद की एनर्जी कंबाइन करना शुरू कर देता है। होली मास्टर के ड्रैगन के साथ एनर्जी कंबाइन करने की वजह से वहां का मौसम चेंज हो गया था। कि तभी हम अगली सीन में हम फ्यूना को देखते हैं जो कि फेंग्यू को ये सब कुछ बताने के लिए वापस आ चुकी थी, लेकिन वो देखते हैं कि फेंग्यू का सारा घर जल रहा था। यहाँ पर होली मास्टर के ड्रैगन के साथ कंबाइन हो जाने की वजह से पॉइजन फैल गया था, जिसकी वजह से वहां मौजूद बर्ड्स ने मरना शुरू कर दिया था। कि तभी यहाँ पर साव फेंग्यू के पास आ जाती है और उसे एक क्रॉसबो देती हुई कह रही थी कि तुम इसका मुकाबला अच्छे से कर सकते हो। इसलिए फेंग्यू उस क्रॉसबो को लेकर फ्यूना के साथ माउंटेन की तरफ निकल जाता है ताकि वो होली मास्टर को खत्म कर सके। नेक्स्ट सीन में हम क्वीन को देखते हैं कि अचानक उसके पास मास्कमैन आ गया था। मास्कमैन को देखकर क्वीन उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो होली मास्टर ने कोई न्यू मिशन दिया था, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्वीन भी अब समझ जाती है कि मास्कमैन भी गद्दार है और उसने होली मास्टर के साथ गद्दारी की है, इसलिए जैसे ही वो मास्कमैन पर हमला करने लगी थी, लेकिन मास्कमैन ने पहले ही डिमोनिक फॉर्म में आकर क्वीन को खत्म कर दिया था। मास्कमैन कभी भी ये नहीं चाहता था कि होली मास्टर के साथ ड्रैगन की एनर्जी मिल जाए, इसलिए वो डिमोन टेक्निक को एक्टिवेट करके उनकी सील पर हमला करना शुरू करता है। मास्कमैन के हमला करने के बावजूद भी उस जगह पर कुछ असर नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर होकर नीचे भी गिर गया था, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और कह रहा था कि मैं जरूर ये सब कुछ अचीव करके दिखाऊंगा। मास्कमैन ही दरअसल में अंकल फू का बड़ा भाई होता है और वो अपने फादर का बदला लेने के लिए होली मास्टर को खत्म करना चाहता था, लेकिन वो यहाँ पर बिल्कुल भी बेबस हो चुका था। यहाँ पर फेंग्यू भी पहुंचा चुका था, जहाँ पर फेंग्यू को देखकर मास्कमैन उसे कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, लेकिन फेंग्यू से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे भाई हो और उसका मास्क उतार देता है। इसके बाद यहाँ पर वो उसे सारी कहानी बता देता है कि किस तरह से उस रात हम लोगों पर हमला हुआ था। जीयू से बताता है कि उस दिन होली मास्टर ने मुझ पर अपना कंट्रोल डाल दिया था, जिसकी वजह से मुझे मजबूरन ये सब कुछ करना पड़ गया था। अब ये कहती हुई तो उसकी एनर्जी बिल्कुल लो हो चुकी थी और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। होली मास्टर का वो सारा प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका था, जिससे वो अब नीचे आ जाता है। कि तभी यहाँ पर फेंग्यू उसे देखकर उस पर ब्लड ब्लेड से हमला करता है, लेकिन उस होली मास्टर ने ब्लड ब्लेड के हमले को इजीली डॉज कर दिया था। होली मास्टर फेंग्यू से मुखातिब होकर कहता है कि अब मेरी बॉडी के अंदर पूरी पावर आ चुकी है। पहले अब जब मैं बाहर नहीं आ रहा था तो मेरी बॉडी अधूरी थी, लेकिन अब पूरी हो चुकी थी। इस तरह से उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ फ्यूना भी क्रॉसबो का यूज करके होली मास्टर पर निशाना लगा रही थी, मगर उन दोनों की मूवमेंट तेज हो जाने की वजह से वो अच्छे से निशाना नहीं लगा पा रही थी। होली मास्टर फेंग्यू को उसका फादर यानी कि यूनतियान याद दिला रहा था, जिससे फेंग्यू आग बगोला हो जाता है और अपनी 1000 शैडो टेक्निक को एक्टिवेट करके होली मास्टर पर हमला करता है, मगर होली मास्टर इस हमले को इजीली डॉज कर देता है। फेंग्यू यहाँ पर अपनी सोल लेवल के 4th लेवल को एक्टिवेट करके होली मास्टर पर बहुत सारे अटैक्स डायरेक्टली करता है, मगर इससे भी होली मास्टर को कुछ ही नहीं होता।
फेंग्यू अब काफी ज्यादा घायल हो चुका था। इस मौके का फायदा उठाकर जैसे ही होली मास्टर फेंग्यू पर जंप लगाकर हमला करने लगा था तभी फ्यूना ने उस पर क्रॉसबो से हमला करके वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ पर हर तरफ धुआं ही धुआं हो चुका था, जिससे इन दोनों को लगने लगा था कि होली मास्टर मर चुका है। लेकिन होली मास्टर फिर से इन लोगों के सामने आकर फ्यूना को गले से पकड़कर नीचे जमीन पर दे मारता है। फेंग्यू से ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा था, इसलिए यहाँ पर वो माइंड स्पेस में आकर ब्लैक सोल से कहता है कि अब मैं क्या करूंगा, जिस पर ब्लैक सोल उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अपनी गॉड बॉडी की पावर को यूज करना चाहते हो, लेकिन इसमें से एक बहुत बड़ा रिस्क है और वो ये है कि अगर तुम गॉड बॉडी को एक्टिवेट करोगे तो हम दोनों में से किसी एक को मरना होगा। फेंग्यू इस बात के लिए मान जाता है क्योंकि वो अपने फादर की बदले की आग में जल रहा था। ब्लैक सोल फेंग्यू से कहता है कि चले ठीक है, हम ऐसा कर लेते हैं, लेकिन अगर मैं मारा जाऊं तो तुम मेरा बदला जरूर लेकर रहोगे और तुम हमारी मॉम को जरूर ढूंढ लोगे। जिस पर फेंग्यू उसके साथ मान जाता है और अब वो दोनों पावर्स को कंबाइन करके गॉड पावर अचीव करते हैं। फेंग्यू की बॉडी पर अब ब्लैक सोल का पूरा कंट्रोल आ चुका था, इसलिए यहाँ पर वो होली मास्टर पर हमला करके उसे पीछे हटा देता है और वो फ्यूना के पास आकर उसकी जान बचाने लग जाता है। होली मास्टर ने फ्यूना के हाथ को तोड़ रखा था, इसलिए फेंग्यू गुस्से से यहाँ पर होली मास्टर को जकड़ लेता है और उसके दोनों हाथों पर हमला करके उसे वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है। होली मास्टर के खत्म हो जाने के बाद हम देखते हैं कि फेंग्यू अपनी ओरिजिनल शक्ल में आ गया था, लेकिन उसका ब्लैक सोल अब मर चुका है। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि फेंग्यू के घर का मंजर दिखाया जाता है। यहाँ पर होली मास्टर के मारे जाने की वजह से फेंग्यू को इस जगह का मास्टर करार दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि फेंग्यू को उसके मॉम डैड के साथ दिखाया जाता है। इसी के साथ ही दोस्तों इस सीरीज का सीजन 2 यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप आप सारे दोस्तों ने मेरे इस न्यू चैनल पर इस सीरीज के सीजन 1 और सीजन 2 को अच्छे से एंजॉय किया होगा। साथ ही साथ में चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर दिया होगा, लेकिन जिन दोस्तों ने नहीं किया तो मैं आपके लिए इस तरह की और भी अमेजिंग सी लॉन्ग सीरीज को एक्सप्लेन किया करूंगा, इसलिए चैनल को तो सब्सक्राइब करने का हक बनता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।